हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के स्पेशल सेशन के अंदर में। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज सेशन जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोगों ने 12 घंटे वाली जो हमारी मैराथन थी उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया है और आप लोगों का मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर में जो मैं सोच रहा था, जो मैं आपको कंटेंट डिलीवर करना चाहता था, उसका आधा भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए और 12 घंटे कंप्लीट हो गए, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा अलाउ करता नहीं है यूट्यूब, 11 घंटे 55 मिनट से ज्यादा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक और सेशन में लगाऊंगा और इस दोनों सेशंस को मिलाकर और ये जो हम लोग बीच में प्रैक्टिस करें इनको मिलाकर आपका 60 में से 60 नंबर आ सकता है। आप मुझे बताइए कि क्या हम लोग, ठीक है, कल या परसों एक पेडागोजी की क्लास कर ले जिसके अंदर में एक क्लास और पूरा पेडागोजी खत्म, मतलब कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना आप लोगों के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंटेंट तो कर लिया सर, पेडागोजी नहीं जम रहा। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग बोलोगे कि सर पेडागोजी के ज्यादा क्वेश्चंस आने चाहिए, वो तो बहुत ईजी होते हैं। अगर आप बोलिए तो मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ ऊपर करके जल्दी से बता दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे देखिए एक क्वेश्चन है आपका जो अक्सर पूछा जाता है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान जो है वो कब किया जाता है। मैं अभी आप लोगों को एक और इसी के ऊपर में बेस्ड पूछा गया क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। सभी लोग जल्दी जल्दी से और एक बार शेयर कर देंगे सभी, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर में भी शेयर कर सकते हो, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग, ताकि हम लोग एनर्जी के साथ में ये पूरी की पूरी क्लास कर सके और मैं जब जब लगे मुझे कि यार हाँ बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है ऐसे त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान देखिए कब होता है। मान लीजिए कि ये राजू है, ठीक है। अब राजू जो है ये ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ है, ब्राह्मण परिवार के अंदर में इसका जन्म हुआ है, ओके। लेकिन राजा बनने के लिए क्या चाहिए होता है भाई, क्षत्रिय होना चाहिए कोई भी व्यक्ति, क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय बनने के लिए वो क्या करेगा, अब क्या राजू मर जाए, राजू को मार दे, फिर से उसका पुनर्जन्म होगा क्षत्रिय परिवार में। तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला, ठीक है, मिडल पाथ। बोले कि एक कम करते, एक ओम भट्ट स्वाहा करते, एक हवन करेंगे, ठीक है, एक यज्ञ हम लोग करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है जन्म से, अगर वो यज्ञ करेगा तो यहां से डालेंगे आलू, यहां से निकलेगा सोना, ठीक है। मतलब कि यहां से ब्राह्मण डालेंगे, यहां से क्षत्रिय निकलेगा, बेसिकली मतलब बस यज्ञ करना है, ओम भट्ट स्वाहा, अपने पूजा अर्चना की खत्म हो गया, ठीक है। तो राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय ना हो, ओके। ये समझ में आया कि हिरण्यगर्भ अनुष्ठान वाला फंडा। आप में से कितने लोगों को हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवाना है अपना अपना। अगर आप लोगों को भी अपने जो आप लोगों का 600 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट है कोई और उसका राजा बनना है आप लोगों ने, ठीक है, जल्दी बताइए। तो यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किसी भी व्यक्ति को जो जन्म से क्षत्रिय ना हो उसको क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जा सकता है। आप में से कितने लोग क्षत्रिय है, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारे जो वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार 4 वर्ण बताए गए हैं, ठीक है। एक है ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य जो आम लोग हैं, और फिर शूद्र सबसे नीचे माने जाते हैं, ठीक है। वो वर्ण व्यवस्था के बारे में भी आप लोगों को दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अब हिरण्यगर्भ अनुष्ठान जो है वो किया था किसने, राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे, ठीक है, दांती दुर्ग, जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था कि दांती दुर्ग ने, ठीक है, किसने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था, तो दांती दुर्ग ने किया था, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। आप लोग बोलो तो मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखा दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश का राजा था दांती दुर्ग, जिसने चालुक्य राजा को हराकर, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। लेकिन ये जन्म से क्षत्रिय नहीं था, तो इसने क्या किया, इसने वो जादुई जो फॉर्मूला है हिरण्य गर्भ अनुष्ठान, हिरण्य गर्भ का मतलब ही होता है लिटरल वर्ड, ठीक है, सोने का गर्भ, कि भाई एक सोने का गर्भ में गया, वो गर्भ मतलब वही जिसमें बच्चा रहता है, गर्भ, ठीक है, उसमें गया सोने का गर्भ, अब वो क्षत्रिय बन गया, हिरण्य गर्भ अनुष्ठान, ठीक है। चलिए, दांती दुर्ग जिसने हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था, वह कहाँ का राजा था। चलो, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है तो ये पूरा सेशन अच्छे से देखिए आप लोग, स्पीड में आंसर लगाना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। तो दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था, वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। कितने बच्चों का सही आंसर हुआ है, हाथ ऊपर करके एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी से। अगर सही हुआ है तो हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लद्दाख के बारे में क्या सही है, बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन यहां से काफी सारी आप लोगों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आई आई होप कि जो सर है यहाँ ऊपर में भी लगा दीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको एक स्पेशल गिफ्ट भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। लिंक दे दीजिए सर प्लीज, इस तरीके से तो वहां पर मैं जम ही नहीं पाएगा, लिंक दे दीजिए। यस सर,
और बैंकर्स वाली भी लिस्ट दे दीजिएगा। ओके, तो लद्दाख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख एक ठंडा ठंडा रेगिस्तान है। जी बिल्कुल। देखो, रेगिस्तान किसको बोलते हैं? जहां पर में बारिश कम होती है। हर एक जगह जहां पर में बारिश कम होती है वो रेगिस्तान है। अगर वहां पर में ठंड पड़ती है तो वो ठंडा रेगिस्तान, अगर वहां गर्मी पड़ती है तो गर्म रेगिस्तान। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि रेगिस्तान गर्म ही होगा, ठंडा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि लद्दाख ठंड पड़ती है लेकिन बारिश कम होती है, इसी वजह से इसको ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स क्या होता है कि एरिडिटी मतलब कि उच्च शुष्कता है। शुष्कता का मतलब क्या होता है? एरिडिटी मतलब सूखा। और सूखा क्यों पड़ा है यहाँ पर में? क्योंकि बारिश कम होती है। सूखा क्यों है? बारिश कम होती है, और बारिश कम होने की वजह से यहाँ पर में ठंडा रेगिस्तान है। और यही इसी वजह से वनस्पति विरल है। विरल का मतलब होता है कम। कम, ठीक है, तो कम है, स्पार्स है, कम है। तो लद्दाख में उच्च शुष्कता, यहाँ पर में सूखा होने की वजह से क्या है? वनस्पति की संख्या कम है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब लद्दाख कम ऊंचाई पर है क्या? अच्छा, अरे भाई, लद्दाख जो है एक हिल स्टेशन है, लोग जाते हैं मस्त पैकी माउंटेनियरिंग करने के लिए। ओके, तो लद्दाख कम ऊंचाई पे है या ज्यादा ऊंचाई पर है? बस इतना बता दो मुझे, बाकी का तो आगे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लद्दाख कम नहीं ज्यादा ऊंचाई के ऊपर में है। तो यहां पर में ये जो पॉइंट था आप लोगों का कि कम ऊंचाई के ऊपर में है, इसके वजह से ये पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्या हो गया? ये गलत हो गया था, बी गलत हो गया आपका। तो जहां जहां बी है उसको एलिमिनेट कर दो, या फिर ए और सी जहां पर में दिया हुआ है उसको लगा दो आंसर। ए और सी दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी में। कितने लोगों को सही हुआ और अच्छे से समझ में आ गया कि अगले बार सर एटलीस्ट कर लेंगे सही आंसर? ठीक है, अगले बार एटलीस्ट सही कर लेंगे आंसर, ये बता दीजिए मुझे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है लद्दाख हाई एल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई के ऊपर में है। ओके, इसी वजह से वो कोल्ड है। तो अल्टीट्यूड जो है लद्दाख का वो आप लोगों का क्या होता है? कारगिल में करीब 3000 मीटर पे है। ठीक है, और काराकोरम के अंदर में 8000, मतलब कि 3000 मीटर से लेकर 8000 की ऊंचाई पर है। अगर आपको ये ऊंचाई कहां से नापते हैं अपन लोग? समुद्र की सतह से। समुद्र की सतह पे अगर आपको छोड़ दिया जाए तो उसकी कम से कम ऊंचाई पे भी आपको 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और 8000 मीटर जो है फ्रेंड्स आपका काराकोरम रेंज में, तो मतलब बहुत ऊंचाई के ऊपर में है। ये ऊंचा है स्थान, समुद्र के सतह से बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर में है। यहाँ पर में हाई एल्टीट्यूड के ऊपर में है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ठंडाई पड़ती है, ठंडी पड़ती है। और ड्राई रीजन है, सूखा है, सूखा सूखा, जिसकी वजह से वनस्पतियों का भी ज्यादा विकास नहीं हो पाता। यहां से आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि एक नदी जाती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और उसकी सहायक नदियां। तो लद्दाख में से कौन सी वाली नदी जाती है? बताइए जल्दी से आंसर करके, अगर ये क्वेश्चन आ जाए। लद्दाख में से कौन सी नदी जाती है? फास्ट, लद्दाख में से कौन सी जाती है? वेरी, यू आर ऑलवेज वेलकम सरस्वती सरकार जी। कौन सी नदी जाती है और उसका कहां से कितने मीटर का एल्टीट्यूड है, ऊंचाई इसकी? ये भी बताइए आप लोग। सिंधु नदी ये जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलो देखिए, यहाँ पर मैं राजीव सिद्धू जी बोल रहे हैं कि सभी लोग लाइक ठोको, सभी लोग तो जल्दी जल्दी से चलिए सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, नाउ हाई एरिडिटी मतलब सूखी होने की वजह से यहाँ पर में बहुत ज्यादा जो है आपको वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो वहां पर में वन नहीं देखने के लिए मिलते आपको, वनस्पति विरल है, कम होती है वहां की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लद्दाख क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी बताइए। कृणाल सर, वो जैसे सुबह हम लोगों ने दिखाया था वैसा वाला बन गया है कि हमारा सीटेट के लिए भी? विजुअल जो हम स्क्रीन पर दिखा सके बच्चों के लिए ऑफर वाला। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी जो है वो जाती है लद्दाख से। गंगा नदी लद्दाख में से नहीं जाती, ना तो ब्रह्मपुत्र ना ही सतलज। सतलज हिमाचल प्रदेश में से जाती है और फिर पंजाब में जाकर पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन लद्दाख में से नहीं जाती। सिंधु नदी जाती है लद्दाख में से। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों ने लगा डाला तो आपकी लाइफ जिंगल आला। जल्दी बताइए। देखिए, गण, संघ, श्रेणी, ग्राम भोजक क्या होते हैं? एक एक करके आप लोग देखिए। ग्राम भोजक हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडिया में जो ग्राम भोजक है उनको क्या, किसको कहा जाता था? विलेज हेडमैन को। गांव का जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है ग्राम भोजक। ठीक है, गांव का मुखिया ग्राम भोजक।
तो डी की जोड़ी जो है वो 3 के साथ में लगने वाली है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद ले सकते हो इसके अंदर में, ठीक है। श्रेणी क्या होती थी? श्रेणी जो है व्यापारियों का जो संगठन होता था उसको बोलते थे, ठीक है। श्रेणी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, जो मर्चेंट्स होते थे उनके एसोसिएशन को, व्यापारियों के संगठन को श्रेणी बोला जाता था। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। व्यापारियों के एसोसिएशन को श्रेणी बोलते थे, व्यापारियों के एसोसिएशन को। एक बार लिखते जाओ, ग्राम भोजक मतलब गांव का मुखिया, श्रेणी मतलब व्यापारी संगठन। लिखते जाओ सारे के सारे, चारों पॉइंट लिखते जाइए आप लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो सी की जोड़ी किसके साथ में लगने वाली है? 4 के साथ में लगने वाली है। आई होप आप लोगों ने ऑप्शन को जो है वो फ्रेंड्स एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। गण और संघ, ठीक है, गण और संघ। तो यहां पर में अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो डी की जोड़ी 3 के साथ में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये डी है आप लोगों का और यहां पर में 3 है। तो ऑप्शंस जो है आपका, आप इसमें देख लीजिएगा। अगर यहां नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग हमारे तरफ से जो है फ्रेंड सारा का सारा बना लेंगे। श्रेणी जो है वो आपका जो है यहां पर में लगने वाला है आप लोगों का सी की जोड़ी 4 के साथ में। आई थिंक यहाँ गड़बड़ हो गई है, ये देखिए यहाँ पर में एक और चाहिए था डंडा, ठीक है। ठीक है, तो एक डंडा यहां पर में कम था, तो डंडा कर दो, ठीक है। डंडा करना वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है फ्रेंड्स आपको अपने आप पे भी डंडा करना पड़ता है कि भाई पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप लोग कभी कभी अपने आप को बहुत ज्यादा ढील दे देते हो, तो डंडा करोगे तो डंडा करने के बाद में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। ओके, चलिए, तो डंडा कर दिया यहाँ पर में हम लोगों ने, ये 3 है। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब मैं आप लोगों को एक करके यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से लगा देते हैं हम, ठीक है, हट गया है वो। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, गण मतलब क्या होता है? गण, गण का मतलब होता है बहुत सारे मेंबर्स का ग्रुप। देखो गण, गणतंत्र, गणतंत्र को लोकतंत्र भी बोलते हो आप लोग, लोग लोकतंत्र बोलते कि नहीं बोलते? गणतंत्र है हमारा भारत, लोकतंत्र है हमारा भारत। तो ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स, कई सारे लोगों का समूह, गणतंत्र है या लोगों का समूह है, ठीक है। हमारा भारत गणतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, इसी से। और संघ का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, लोगों की एसोसिएशन, ठीक है। इसी वजह से आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी रिवीजन करवा दूं मैं आप लोगों को लास्ट में, जल्दी से बताइए कितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि सर बिना ऑप्शंस के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बिना ऑप्शन के? जल्दी बताओ, क्या आप बिना ऑप्शंस के आंसर कर पाओगे लास्ट में? लास्ट में मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, जितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। और हम जो है फ्रेंड्स 1000 लाइक्स का और लाइव का टारगेट रख रहे हैं, तो जल्दी से एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी क्लासेस ले सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े, लेकिन आप लोगों को जो है उसका आंसर ही दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करें अब हम इसका? लेकिन यहां पर मैं इसको छोड़ूंगा तो नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को नेक्स्ट इसके अंदर में करेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों के दिमाग में से ये निकल जाए थोड़ी देर बाद। बताओ, रक जिक्र रक्स समा मुरीद, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ। देखो, हमेशा याद रखना फ्रेंड्स आप लोगों ने कि जिक्र का मतलब होता है, ठीक है, नाम जपना, किसी का नाम लेना, उसका होता है जिक्र, नाम जपना। जैसे कि आपने किसी का जिक्र किया, आपने किसी का जिक्र किया, ठीक है। तो मान लो मैंने आपके सामने आपके जो जो भी क्रश है, ठीक है, उनका जिक्र कर दिया, तो आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, एक छोटी सी स्माइल आ गई। तो उसका आपके सामने नाम का जाप किया, उसके सामने, आपके सामने जिक्र किया उसका, मैंने उल्लेख करना, ठीक है। रक्स का मतलब होता है यहाँ पर में, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, डांस करना, ठीक है। मेरे रक्से कमर, कमर मटका के क्या करते हो आप लोग? डांस करते हो, ठीक है। तो मेरे रक्से कमर, तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई, मजा आ गया, पता नहीं क्या मजा आ गया उसको भाई को, ठीक है। चलो, नृत्य करना, रक्से कमर, कमर से आप डांस करते हो, ठीक है। चलिए, याद हो रही है ट्रिक से। नाउ समा है सुहाना, सुहाना, ठीक है। तो वो समा बांध दिया, या समा है सुहाना, सुहाना एक गाना है ना, तो चलिए, समा मतलब गाना, ठीक है। और मुरीद मतलब किसी को अपना डिसाइपल बना देना,
अनुयायी बना लेना। आप इतने अच्छे से आंसर्स कर रहे हो, जितने भी बच्चे कमेंट में आंसर कर रहे हैं भाई, ठीक है, मैं तो आप लोगों का मुरीद हो गया, मैं आपका तो अनुयायी बन गया। क्या पढ़ते हो यार आप लोग, मतलब क्या पढ़ते हो, क्या कमेंट करते हो, ठीक है, क्या बटन दबाते हो आप, ठीक है, ठीक है, चलिए, नाइस एग्जाम्पल सर। अरे वैसे ही ये इट्स अ पेडागोजिकल स्किल्स, ठीक है, कि कैसे आप टफ कंसेप्ट को इजी तरीके से अपने बच्चों को समझा सकते हो, ये आप लोगों ने सीखना है। सर आप ही मेरे क्रश हो। रोशु तुम लड़का तो नहीं होना भाई, पक्का, बस एक इतना कंफर्म कर दो, ठीक है। मुरीद, अनुयायी, ठीक है, डिसाइपल। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? आंसर जो है आप लोगों का, यहां से आप लोग बता दीजिए जल्दी से। ए की जोड़ी 3 के साथ में लगने वाली है, तो आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर 3। ए की जोड़ी 3 के साथ में लगनी है, आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बी की जोड़ी जो है आप लोगों की लगेंगी 1 के साथ में, जी बिल्कुल, डांसिंग, ठीक है। सी की जोड़ी जो है वो आप लोगों की लगेंगी 2 के साथ में। डी की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की 4 के साथ में, ठीक है। चलिए, सिया ठाकुर ने लिखा है, ना खुश था, ना कुछ था तो दानिश सर थे, ना कुछ होगा तो दानिश सर होंगे, डुबोया मुझे होने ने, ना दानिश सर होते तो क्या होता। थैंक्स अ लॉट सर इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। क्या बात है, क्या लिखा है उन्होंने लाइन। चलिए, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी, इन्होंने जो है कौन से वाले पंथ की स्थापना की थी, एकदम स्पीड में बता दीजिए। आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट मेरे पास में है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बैंकर इसी के अंदर में इंक्लूडेड है क्या सर? जी, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ना एक स्पेशल गिफ्ट है। आपको पता है कि ये बुक जो थी आप लोगों के लिए हमने दी थी, अब इसके अंदर में ना एक अपग्रेड कर दिया है, और ये फ्री अपग्रेड रहेगा उन सभी लोगों के लिए जितने लोग जुड़ चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर में हमने क्या किया है, हमने ये आप लोगों को पूरी की पूरी पेडागोजी 193 क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित सारी की सारी आपको ये तो दे दी है, पेडागोजी, सीडीपी पेडागोजी, इसमें मतलब जो कंसेप्ट आज तक एग्जाम में आया है उस इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप इस बुक को पढ़ लीजिए, आप सीटेट का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, आप उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन अब जो है, अब हमने इसके अंदर में एक और चीज जोड़ दी है, ठीक है जी। तो ये तो आप लोगों की फ्रेंड्स ये फाइल हो गई ये वाली। अब इसके बाद में, ठीक है, दूसरी वाली जो है आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए कंसेप्ट बैंकर, ये वाला आप लोगों का, ये देखिए सीटेट कंसेप्ट बैंकर्स। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई कौन से वाले शब्द के ऊपर में कितने बार क्वेश्चन आए हैं, तो आप क्या कहोगे कि कौन सा वाला सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए? 11,912 क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद में ये आपका कंसेप्ट बैंकर बना है। कंसेप्ट बैंकर के अंदर में सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर में 2012 से लेकर 2026 तक कितने बार क्वेश्चंस आए हैं? जल्दी से देखकर बताओ यहां पर में मुझे कितने बार क्वेश्चंस आए हैं, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, 226 बार क्वेश्चंस आए हैं इन 193 पेपर्स में से, इंक्लूडिंग सीडीपी और आपकी पेडागोजी मिलाकर, ठीक है। ये आप लोगों को पूरा का पूरा एनालिसिस, आपके जो बुक है, जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनके लिए फ्री अपग्रेड है, और अगले 24 घंटे तक जितने बच्चे जुड़ चुके होंगे उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ये वाला आपका, आपकी बुक के अंदर में ही ऐड करके हम इसको री अपलोड कर देंगे। और क्या क्वेश्चन पूछे ये भी आप लोगों का, ठीक है, समावेशी शिक्षक क्या करेगा, कौन सा कथन सही नहीं है के रूप में पूछा जाता है, ठीक है, ये सारे सारे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए पूरा एनालिसिस किया गया है, समावेशी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीजें, ये देखिए उनके ऊपर में सारा कुछ आपको दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में बढ़ते हैं, वाइगॉत्स्की के ऊपर में कितने बार क्वेश्चन आया देखो 2012 से 2026 तक में, ठीक है। 11 का इसलिए नहीं लिया है हमने क्योंकि 11 का पेपर जो है एक बार इंग्लिश में अवेलेबल था हमारे पास में, तो उसको भी डाल दिया जाएगा। 213 बार आप लोगों का वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के ऊपर में क्वेश्चन आया है, 213 बार, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ दे दिए हैं, क्या क्या बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है वगैरह वगैरह, जो है क्या क्या प्रस्तावित किया था, बस इतना भी पढ़ लिया आपने, आखिरी दिन
आखिरी दिन आपने पढ़ लिया ये वाली फाइल, अगले दिन जाकर आप जो है आपके सीडीपी का पेडागोजी के अंदर में 90 में से अगर 75 नंबर नहीं लेकर आ गए तो आप फिर मुझे बताना। मिनिमम आप लोग 75 नंबर लेकर आ जाओगे 90 में से, सिर्फ आखिरी दिन भी पढ़ लिया इसको तो। इतनी इतनी जो है फ्रेंड्स खतरनाक तरीके से आप लोगों के लिए बनाया है रिसर्च करके। ठीक है, यहां पर मैं देखिए जो है इसको जीन पियाजे और ले वाइगोस्की के जो है उसके सिमिलर बिलीफ के रूप में भी पूछा गया था, आपका एग्जाम्पल के साथ में प्रूफ के साथ में बताया है यहाँ पर में। ठीक है, कैसे कैसे कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर में 157 बार क्वेश्चन आए हैं 2014 से 2016 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछा है रचनात्मक जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर में, वो सारा का सारा आपका दिया हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे सब कुछ। लैंगिक रूढ़िबद्धता जो है उसके ऊपर में 147 बार क्वेश्चन आया है आप लोगों का, हर एक चीज यहां पर में बता दी गई है। ये जितने भी बच्चे हैं, ये बुक कहां पर में टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, 99 में हिंदी में और 99 रुपीज में इंग्लिश में। पेड स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री है, ये अगले 24 घंटे तक ही आप लोगों के लिए ऑफर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है फ्रेंड डायरेक्टली हमारे इसके ऊपर में बढ़ते हैं आगे में। ओके, प्लीज एक बार आप अभी आप जो है बच्चों को कमेंट में स्क्रीन के ऊपर में समझा दीजिएगा जो भी लिखना है बच्चों को। ठीक है, उनके आंसर वहीं पे करते जाइए आप प्लीज। ओके चलिए, तो बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी जो है फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया था, जो है वीर शैववाद इसका जो है दिया था। ये बुक जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ मिलेंगी, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर लीजिए। आप अगले 24 घंटे में जो लोग जुड़ जाएंगे उन लोगों के लिए फ्रेंड्स टारगेट सीटेट के साथ में, ठीक है, टारगेट सीटेड इस कूपन कोड के साथ में आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट अगले 24 घंटे तक है। और 100% जो फुल कोर्स है उसमें 100% मनी बैक गारंटी। आपका पेपर अगर क्लियर नहीं होता है तो 100% पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपने 80% क्लासेस देख ली है तो टीचिंग परीक्षा की आपने 80% क्लासेस देखी फिर भी अगर आपका पेपर नहीं निकलता है तो आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। ये आप लोगों को गारंटी देने के लिए फ्रेंड्स उतना कंटेंट में पावर चाहिए होता है, उतनी डेडिकेटेड टीम चाहिए होती है जो रात रात भर जो है आप लोगों के लिए काम कर सके। ठीक है, चलो तो बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी जो है इन्होंने कहां पर में वीर शैव आंदोलन की स्थापना की थी, जल्दी बताओ कहां पर में की थी इन्होंने वीर शैव आंदोलन की स्थापना? कर्नाटक में। ठीक है, 12वीं शताब्दी के मध्य में। अब आप लोगों को एक और चीज दिखाऊं क्या, मैं एक मैजिक दिखाऊं? कितने लोग मैजिक देखना चाहते हैं? एक मैजिक दिखाऊं क्या? टीचिंग परीक्षा की टीम ने इसको हम लोग और एनहांस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स एक हमने मैजिक किया है यहाँ पर में, और मैं आप लोगों को इस स्लाइड जो मैंने पढ़ाया है इसके ऊपर में मैं क्वेश्चन जनरेट करता हूँ। ओके, आप ये मैजिक देखिए। अब आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में पेड क्लासेस के अंदर में इस तरीके से भी आपको पढ़ाया जाएगा, जहां जहां पर में हमको लगेगा कि आप लोगों को ऐसे हमने पढ़ाना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आपको स्लाइड पढ़ाई, अब मुझे लगा कि मेरे बच्चों को यार कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी, तो मैं क्या करूंगा इसके ऊपर में एक वही के वही आपके सामने, ओके, आपके सामने मैं यहां पर मैं क्वेश्चन जनरेट कर दूंगा इस प्रकार से। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन जनरेट हुए हैं अभी के अभी मैजिक से, कि मुझे लगा कि कहीं पे भी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो कर दो। हु वर द की फिगर्स हु इनिशिएटेड द वीर शैव मूवमेंट? वीर शैव आंदोलन शुरुआत करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी। आंसर इसका ए हो जाएगा। केवल बासवन्ना, केवल अल्लामा प्रभु और केवल अक्का महादेवी ये गलत हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन जनरेट करवाए थे मैंने, 3 क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस क्षेत्र में वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ था? अभी आपने जो पढ़ा उसी के ऊपर में आपकी रिवीजन। आप अब से टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन की क्लासेस इस प्रकार से अपग्रेडेड होंगी। मैं बता रहा हूं टीचिंग परीक्षा को मुझे देश का सबसे बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म बनाना है। मुझे जितने भी सिलेक्शन है, जितने टॉपर्स है, वो सारे मुझे टीचिंग परीक्षा से चाहिए। ओके, तो कहां पर में हुई थी वीर शैव आंदोलन की स्थापना? कर्नाटक के अंदर में हुई थी। चलिए ये हमने मैजिक के थ्रू आंसर क्वेश्चन बनाया है। ओके, आप मुझे बताना जो भी आप बोलोगे उसका मैं मैजिक के थ्रू आपको बता दूंगा, बना के बता दूंगा। वीर शैव आंदोलन की उत्पत्ति कब हुई थी? वीर शैव आंदोलन की स्थापना कर्नाटक में बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी ने कौन से इसमें की थी? तो 12वीं शताब्दी के मध्य में की थी। ठीक है, प्रारंभ में की थी क्या? नहीं। देखो देखो यहाँ पर में एक क्वेश्चन आप लोगों को आया है कंफ्यूज करने के लिए, मैजिक ने बनाया है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य में। ठीक है, अब देखिए ये पूरा के सारे तीनों क्वेश्चन मैजिक ने हमारे इसी से बनाया है। ठीक है, एआई मैजिक ने, हमारे टीचिंग परीक्षा एआई मैजिक ने इस स्लाइड से। कितने लोगों को ये पसंद आया? इसका नाम क्या रखे हम लोग, बता दो इसका नाम हम लोग क्या रखे, इस फीचर का नाम क्या रखना है? ठीक है, आप लोग बताइए जो आप, क्योंकि मैंने आप सबसे पहले आप लोगों के सामने ही इसको प्रस्तुत किया है। यू आर द फर्स्ट क्लास, ठीक है, जिसमें मैंने ये फीचर आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है। आप बताइए कि आप लोगों को क्या चाहिए। टीचिंग परीक्षा मैजिक है ये, एआई मैजिक, टीचिंग परीक्षा मैजिक। आप बताइए इसका नाम क्या रखना चाहिए।
अच्छा, वीर शैव आंदोलन वाले किसमें मानते थे? उन्होंने इक्वेलिटी में विश्वास किया, वो हमेशा जो है समानता के पक्ष में थे। समानता। टीचिंग परीक्षा की टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बड़ा वाला क्वेश्चन भी इसके ऊपर में आया था, वो भी क्वेश्चन लगा दीजिएगा। इन्होंने ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, ठीक है, उसका विरोध किया। जैसे कि कास्ट सिस्टम, जातिवादी जो विचारधारा है ब्राह्मणों की, उसका विरोध किया। नारी के प्रति जो जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के अंदर में ये माना जाता है कि नारी जो है वो जो है हमेशा पुरुषों से कम होती है। वैसे बहुत सारे धर्म है फ्रेंड्स, ऐसे एक नहीं कई सारे धर्म है जिसके अंदर में हमेशा जो है स्त्रियों को नीचे ही रखा गया है। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा के अंदर में भी स्त्रियों को हमेशा नीचे ही रखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर में कास्ट सिस्टम और नारी का जो ट्रीटमेंट, नारी को जैसा बर्ताव किया जाता है नारियों के साथ में, उसका विरोध किया इन्होंने। इन्होंने रिचुअल और आइडल वर्शिप का भी विरोध किया है। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। एक मैजिक इसके ऊपर में भी करे क्या? ठीक है, राजूस मैजिक बोल रहे हैं यहाँ पर में, कोई निंजा टेक्निक बोल रहे हैं, निंजा टेक्निक। मैक्सिमम लिखते जाइए आप लोग, आप एक दूसरे को देखिए, मुझे बताइए जल्दी से, जो आप लोग बोलोगे, जो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे उसके अंदर में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए मैजिक इसके ऊपर में भी लगाते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, जनरेट को आपका क्वेश्चन जनरेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 खत्म हो गया वो जनरेट। ओके, चलिए कुछ मैजिक कर लेते हम लोग। बताइए कि निम्न में से कौन सी एक सिद्धांत वीर शैव आंदोलन का एक मुख्य विश्वास था? सभी प्राणियों की समानता, पुरोहित वर्ग की सर्वोच्चता, कठोर वैदिक अनुष्ठान का पालन, मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना। भाई एग्जामिनर, आपके पहचान में कोई एग्जामिनर है क्या जो एग्जाम पेपर सेट करते हो? उनको बोलो कि टीचिंग परीक्षा से कांटेक्ट करे, मैं वो ये फीचर देता हूँ, आपको आसानी होगी पेपर्स बनाने में। देखिए पूरा का पूरा कितना सभी प्राणियों की समानता के ऊपर में बल दिया, पुरोहितों की सर्वोच्चता नहीं बल्कि उसका विरोध किया था उल्टा। ठीक है, कठोर वैदिक अनुष्ठान नहीं भाई, अनुष्ठानों का भी विरोध किया उन्होंने, तो आंसर ये भी गलत होगा। मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं दिया, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। मूर्ति पूजा और जो कर्म कांड थे उनके विरोधी थे ये, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट मैजिक क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। वीरशैव ने ब्राह्मणवादी विचारधारा के किन विचारों के विरुद्ध प्रबल तर्क दिया? किसका विरोध किया उन्होंने? सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या ब्राह्मणवादी विचारधारा सभी के शिक्षा को बढ़ावा देती है, हाँ या ना? नहीं देती है। ठीक है, इसका जो है उन्होंने उसके खिलाफ आर्ग्यू नहीं दिया। जाति और नारी के प्रति जो व्यवहार था उसका विरोध किया उन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा का। ठीक है, कि आइडियल्स रिलेटेड टू कास्ट, जो कास्ट सिस्टम में बोला गया कि कोई ऊपरी जाति का कोई नीची जाति का, ठीक है, जो महिलाओं के साथ में व्यवहार होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है, कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर, में एक बार हाथ ऊपर करके बताइए। आपको पता है महिलाओं को एक समय ऐसा था हमारे भारत के अंदर में कि अगर उसका पति मर जाए तो उनको साथ में चिता के ऊपर में लेट जाना पड़ता था। आपको एक चटका लगाओगे, मैं यहाँ पर मैं अगरबत्ती का मोमबत्ती का चटका लगाऊ क्या लड़कों को? ठीक है, मैं भी एक लड़का हूँ, ये फैसू सर भी हमारे लड़के, इनको चटका लगाए क्या हम लोग? ठीक है, कितना लगेगा? और सोचिए कि एक स्त्री को जो है जिंदा जला दिया जाता था। ओके, मान लीजिए कि अगर किसी लड़के की वाइफ की डेथ हो गई तो वो 10 बार शादी कर लेता था। कई बार वो 40-40 साल के जो वो बूढ़े लोग हैं वो 15-16 साल की बेचारी 18 साल की लड़की से शादी कर लेते थे, 12 साल की लड़की से शादी कर लेते थे, और 10 साल बाद जो है वो स्वर्ग चले जाते थे। और बेचारी वो बच्ची जिसकी उम्र 15 साल 16 साल है, वो पूरा जीवन अकेले काटनी है उसने, तो पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका विरोध किया था उन्होंने। देखिए मैजिक ये है आप लोगों का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करिए। वीरशैव आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रथाओं के विरुद्ध था? ये भी मैजिक का आंसर आप लोग बताइएगा कि कौन सा वाला। उर्दू की क्लास भी ले लो सर, बहुत जल्दी उर्दू की क्लास होने वाली है, मुझे बता दीजिएगा कि कब है उर्दू की क्लास। चलिए देखिए, इतनी फास्ट, आदित्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, भगवान उनका भला करे। कल रात 8 बजे आप लोगों की उर्दू की क्लास है। आप लोग कौन कौन सी भाषा के साथ में दे रहे हो वो बता दीजिएगा। ठीक है, पेपर कौन सी भाषा के साथ में आप देने वाले हो। तो ध्यान और योग की प्रैक्टिस नहीं, सामुदायिक भोज नहीं, कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने। सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार थैंक यू बोल दो यार टीचिंग परीक्षा की टेक्निकल टीम को भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला शब्द जो है वो सूफीज्म से रिलेटेड
नहीं है, ठीक है, या फिर है। क्या क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है? सही विकल्प को चुनिए। खानका, खानका का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऐसी जगह जहां पर में सूफी संत जो है अपने अनुयायियों के साथ में बैठक करते थे, ठीक है, खानका। कोई सूफी संत का नाम आप बता सकते हो मुझे? कोई सूफी संत, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, आज भी कई सारे सूफी संत जो है अपने आप को मानते हैं, तो वो भी, उनका भी खानका होता है, वो वहां पर में अपने अनुयायियों के साथ में बैठक करते हैं। तो सूफी संत जहां अपने अनुयायियों के साथ में बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको खानका कहा जाता है। रक्स का मतलब होता है मेरे रक्से कमर, मेरे रक्से कमर, कमर मटका के डांस करना, मतलब वही डांस करना, डांस, ठीक है, वो सूफी डांस होता है ना, कुन फाया कुन फाया कुन। ओके, वो डांस देखा है आप लोगों ने, वो गोल गोल घूमते हैं, कुन फाया कुन वाला, भगवान की याद में। कमर नहीं मटकाते उसमें, वो बस घूमते रहते हैं। जिक्र मतलब किसी का नाम जपना, नाम जपना। स्नान जो है फ्रेंड्स, ये सिखिज्म में है, ठीक है, सिखिज्म में, ये सिखिज्म का कंसेप्ट है स्नान। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का कि स्नान सिख धर्म से रिलेटेड है, सूफीज्म से रिलेटेड नहीं है। सूफीज्म इस्लाम के अंदर में एक जो है समर्पित भावना है। जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर में कई सारे नए विचार आए थे, वैसे इस्लाम के अंदर में सूफीवाद एक नया विचार था। ओके, तो सूफीज्म में डी को छोड़ दिया जाए तो सारे हैं, तो ए बी और सी, बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। कितने लोगों ने सही किया था यहाँ पर में? सर जोधा अकबर में देखा है वो डांस, चलो बिल्कुल, जोधा अकबर में आपने देखा होगा कुन फाया कुन वाला डांस, और वो और भी आया हुआ है अलग अलग जगह पे। अगर सेशन पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, और सच में चाहते हो कि ऐसे ही एनर्जी के साथ में आपको पढ़ाता रहूं, सभी बच्चे एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। अगर आंकड़ा आप लोग पार करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ऐसे ही आपके लिए सरप्राइज क्लासेस लेता रहूंगा मैं। और मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से दिखा दीजिए कि जो हमारा ऑफर है वो अगले 24 घंटे के लिए वैलिड है। अगर आपका पेपर फुल कोर्स के अंदर में, ठीक है, इवन अगर आप लोग क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो क्रैश कोर्स में भी जुड़ सकते हो, नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, टीम आपकी हेल्प कर देंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन सा वाला कथन सही है? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, एओ ह्यूम ने की थी, ये बात सही है, लेकिन कब की थी? 1885 में। कितने लोगों को याद था? हाथ ऊपर करके बता दो। तो पहला वाला गलत हो जाएगा आप लोगों का, पहला गलत है। दूसरा, दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग, इसका पहला सेशन जो है वो कहां पर में हुआ था? बॉम्बे में हुआ था बोल रहे हैं, और 72 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहां पर में हुआ था? बॉम्बे में आयोजित हुआ था, और 72 प्रतिनिधियों ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया था। लिखो सभी के सभी लोग, मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, ठीक है। बट यहां पर मैं आप लोगों से क्या पूछा है? कौन सा वाला सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल सेकंड, ओनली टू। कितने लोगों का सही हुआ है हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। 500 लाइक्स के बहुत ज्यादा क्लोज हम लोग पहुंच गए हैं, तो सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। एओ ह्यूम जो कि रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ईयर आप लोग लिखेंगे जल्दी से, मैं मेरे बताने के पहले। पहला सेशन कहां पर में हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पहला सेशन, ठीक है। ज्यादातर लोग पहले अधिवेशन के अंदर में कहां से आए थे? क्या वो लोग पढ़े लिखे थे? टीम, एक क्वेश्चन है हमारे पास में जो आया था कि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग थे और शहरी इलाकों से थे। ये प्लीज एक क्वेश्चन वो अगर मिलता है तो जल्दी से लगा दीजिएगा, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। मैं ही लगा देता हूँ यहाँ पर, में मेरे पास में टूल है, स्पीड में लगा देंगे। लगा दूं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए? लो,
टीम प्लीज उसकी फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा बस। ठीक है, मैंने क्वेश्चन डाल दिया। देखिए, तो पहले शुरुआती लोग जो थे वो कहां से थे? बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बड़े इलाकों से थे। गांव से थे क्या पहले सेशन के अंदर में, शुरुआती सेशन में, हाँ या ना, जल्दी बताओ। शुरुआती सेशंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग गांव से थे या शहरी इलाकों से थे? जल्दी से आप बताइए, शहरी या गांव से थे? तो शहरी इलाकों से थे। अच्छा, शुरुआती सेशंस के अंदर में जो लोग थे वो एजुकेटेड थे या अनएजुकेटेड, लिटरेट थे या इलिटरेट थे, पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे? जल्दी बताइए, शिक्षित थे या अशिक्षित थे? शिक्षित लोग थे। तो शुरुआती सेशन में केवल बॉम्बे कलकत्ता जैसे शहरों से लोग थे, शहरी इलाकों से जो है वो लोग आए थे, शहरी क्षेत्र जो है वहां से थे, और वो भी एजुकेटेड वाले लोग केवल। ठीक है, फिर धीरे धीरे बाद में जो है वो बाकी के लोग, आम जनता और इसमें जुड़ती गई। ये क्वेश्चन का अगले एक क्वेश्चन छोड़ के मैं आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूं कि ये कंसेप्ट समझ गया, मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाऊंगा, 3 जनवरी 2022 को एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोगों ने जो है यहाँ पर मैं 500 प्लस लाइक्स कर दिए हैं। जिन भी बच्चों ने 500 प्लस लाइक कर दिए हैं उन लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा ये जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी दी है यहाँ पर। में यार प्लीज यहाँ नहीं लगाना था, इस क्वेश्चन को ऊपर क्यों किया आपने? चलिए कोई बात नहीं, कर लो, देख लेते हैं कितने लोग कर पाते हैं। देखे तो सही। जी हाँ, सीटेट के कोर्स के अंदर में आप 24 घंटे में जुड़ सकते हो। एक बार दिखा दीजिए प्लीज, एक बार फिर से। और वो आप लोगों को दोनों बुक 99 और 99 वाली ई बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, 200 रुपए का तो आपको वैसी बचत हो गई आपकी। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी आप लोगों को बुक्स। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगी आपके पेड कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें बैंकर वाला जो मैंने आप लोगों को बताया कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो वाला भी आप लोगों के लिए केवल 24 घंटे जो बच्चे हैं उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें अपग्रेड कर दिया जाएगा। चाहे 99 का आप अलग से ले लीजिए कोर्स, या फिर बुक ले लीजिए, या फिर कोर्स में आप ज्वाइन हो जाइए, दोनों में से जो आपकी चॉइस है। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। कहा, कौन से साल में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आप लिखो, कौन से एग्जाम में आया हुआ है? तो ये सेकंड वाला गलत है। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित नहीं थे, शहरी और शिक्षित थे। ये एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, तो आपसे पूछा गया कौन सा वाला सही है, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मजा आया ये क्वेश्चन करके? देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन आप लोगों ने आंसर कर दिया इसके अंदर में। 2022 में 3 जनवरी 2022 को ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में क्वेश्चन आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका एलोरा नाम की गुफा, एलोरा नाम की एक जगह है, कौन से राज्य में है? जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से राज्य में है एलोरा नाम की गुफा। उसमें 15 नंबर का जो भित्ति चित्र है, गुफा नंबर 15 का जो भित्ति चित्र है, भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार। ठीक है, दीवार या फिर चट्टान। ठीक है, चट्टान, दीवार या चट्टान जो होती है उसको भित्ति बोला जाता है। तो दीवार या चट्टान के ऊपर में जो चित्र बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं भित्ति चित्र। उसमें विष्णु को नरसिंह अवतार में बताया गया है, मतलब पुरुष और सिंह दोनों के अवतार में दिखाया गया है एक चित्र में। वो कृति कौन से किस काल की है? बताइए जल्दी से, कौन से काल की वो कृति है? फास्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपको डायरेक्टली इमेज भी दिखा देता हूँ वो। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मेरे पास में वो इमेज है, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नरसिंह अवतार है। अगर आप लोग देख पा रहे हो थोड़ा सा भी, नरसिंह अवतार के बारे में आप लोगों को पता है? होलिका दहन की कहानी कितने लोगों ने सुनी है? हाथ ऊपर करके बता दो एक बार। होलिका दहन की कहानियां आप लोगों ने अगर सुनी है तो होलिका के बारे में आपको पता होगा कि प्रहलाद जो थे वो विष्णु भक्त थे। ठीक है, उनको बचाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर विष्णु जी आए थे, और जो है उन्होंने जो है प्रहलाद को बचा लिया था। तो ये देखिए आप, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर में, तो ये सिंह, ये आप देख रहे हो धड़, उनका जो फेस है वो सिंह का है, और जो शरीर है वो पुरुष का है। तो पुरुष और सिंह का, तो ये जो है 15 नंबर की गुफा है। कौन से नंबर की गुफा है? एलोरा की कौन से नंबर की गुफा है? गुफा नंबर 15, जिसमें विष्णु को, विष्णु भगवान को, शिव नहीं, विष्णु भगवान को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है। ठीक है, और ये कौन से समय की है? राष्ट्रकूट समय काल की है। मैंने आज आप लोगों को राष्ट्रकूट के बारे में क्या क्या पढ़ाया है ये जल्दी से बताइए। ये क्या है सर? देखो क्या हुआ था, कहानी के अनुसार कुछ इस प्रकार से है कि जो प्रहलाद है वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे।
ठीक है, और उनके जो पिताजी थे उनको किसी ने बताया था कि तुम्हारे बेटे की वजह से ही तुम्हारा वध होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम एक काम करो, ठीक है, इसको गोद में लो और तुम इसको गोद में लेकर जो है वो अग्नि में बैठ जाओ, तुमको तो वरदान है, तुम जलोगी नहीं। ठीक है, एक वो चादर थी उसके पास में, तुम जलोगी नहीं। ठीक है, तो ये बच्चा जल जाएगा। तो क्या हुआ कि विष्णु भगवान ने अपनी जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार कि विष्णु भगवान ने क्या किया, अपनी कृपा से होलिका का होलिका जो है वो जल गई और जो प्रहलाद है वो बच गया। ओके, फिर बाद में उसके पिताजी को मारने के लिए वो नरसिंह अवतार लेकर आए थे, क्योंकि उनको ये था कि आप ना तो जो है इससे मरोगे किसी जानवर से, ना इंसान से, तो उन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आए। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश के समय का है ये। हमने राष्ट्रकूटों के बारे में क्या पढ़ा, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है, जल्दी बताइए आप लोग। उसने एक यज्ञ किया था, उसका नाम भी बताएंगे। संस्थापक, संस्थापक कौन है इसका? ठीक है, तो दांती दुर्ग है, दांती दांती दुर्ग संस्थापक है। उसने हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किया था, हिरण्य गर्भ। मेरे को बताओ हिरण्य गर्भ अनुष्ठान कब किया जाता है? बच्चे के पैदा होने पर, राजा अगर ब्राह्मण से क्षत्रिय या क्षत्रिय बनना चाहता है किसी और जाति से तब, या फिर जो है मृत्यु के समय में, या कब किया जाता है आप बताइए जल्दी से, हिरण्य गर्भ अनुष्ठान। ठीक है, ओके, चलिए, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को ये पॉइंट। अब मैंने आप लोगों से पूछा था कि एल्लोरा नाम की गुफा कहां पर में है, तो ये महाराष्ट्र में है। आप लोग कौन कौन से स्टेट से हो जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से। एल्लोरा कहां पर में, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र में है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाए, एक काम करूं क्या, इसको एआई से बोलूं क्या, इसको हमारे मैजिक को इसको करके दिखाए, करके इसमें से एक आध दो क्वेश्चन बना दे भाई। ठीक है, देखते हैं क्या करता है तो हमारा मैजिक। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाते, दो ही क्वेश्चन बनवाते हैं। ठीक है, चलो बना के दिखा भाई थोड़ा सा। अच्छा, उसको टेक्स्ट नहीं मिला है इसके अंदर में से, ओके ठीक है, टेक्स्ट वाले इसमें से डाल देंगे हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बासवन्ना द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है? बासवन्ना के द्वारा वीर शैव आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया, तो उनमें से सही है। टीम प्लीज उसको जो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके डाल दीजिए, हम लोग एक वो बना देंगे उसके ऊपर में। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023। एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मैं एक बार और दिखाता हूं आप लोगों को, सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, मैं डाल रहा हूं आप लोगों के लिए। ये देखिए आप लोग, सितंबर 2014 में भी आया था ये क्वेश्चन। एलोरा की गुफा नंबर 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? 2014 में भी आया था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर भी राष्ट्रकूट ही था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। बताइए इनमें से कौन सा बासवना द्वारा आरंभ किए गए इसका सही है? अभी आप लोगों को बताया कि इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, नहीं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध हुआ था, ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध हुआ था। यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। ओके, तो आप लोग जो है यहाँ पर में देखिए कि आप लोगों से बोला गया कि कौन सा वाला जो है यहाँ पर में आई थिंक शायद से ऑप्शंस के अंदर में कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, क्योंकि वीर शैव आंदोलन जो है वो शिव से प्रेम को ही मुक्ति का मार्ग उन्होंने बताया था, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मैं आप लोगों से सही नहीं है, ये वाला होना चाहिए था यहाँ पर में। ठीक है, नहीं है, आर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू वाला जो है, तो यहाँ पर मैं भक्ति तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध के प्रतिक्रिया के रूप में नहीं था, तमिल भक्ति से प्रेरित था और शिव भगवान की आराधना के ऊपर में उसने जो है वो बल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर में जो गलत है आप लोगों का, ठीक है, वो आप लोगों से बोला गया है यहाँ पर में, तो इनकरेक्ट होना चाहिए यहाँ पर में, ए जो है वो इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन को वापस से लगा दीजिए प्लीज टीम, करेक्ट करके। इसको मैं लगा दे रहे, वापस से लगा दे रहे। ओके, इस क्वेश्चन को वापस से लगा रहे, उसके अंदर में एरर है, प्रिंटिंग एरर, उसको वापस से लगा दे रहे हम लोग। ठीक है, उसको वापस से लगा रहे हैं, उसको उस क्वेश्चन को करेक्ट करके।
ये देखिए आप लोगों से मुद्रांकित लाल चमकीले मिट्टी के बर्तनों को ब्लैंक के रूप में बर्तन के रूप में जाना जाता था। सर आपका नोट्स कहां पर में मिलेगा? नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे चले जाइए, मिल जाएगा आपको। ठीक है। वो टाइप करते समय क्या होता है, कई बार स्पीड के अंदर में हो जाता है उसमें, क्योंकि पेपर तो क्या होता है आपका प्रिंट होके आता है, तो उसको फिर टाइप उसको कन्वर्ट करना होता है ना टेक्स्ट के अंदर में। तो मुद्रांकित लाल चमकीले मिट्टी के जो बर्तन हैं उसको एम्फोरा या एरेटाइन या भंडारगृह या दो हाथ वाले जार क्या कहा जाता है? एक एक करके मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए एरेटाइन जो है आप लोगों के क्या है, एरेटाइन, ठीक है, लाल चमकदार बर्तन है, लाल चमकदार बर्तन, ठीक है। एक्चुअली में ये एरेटाइन जो है ये इटली का एक शहर है, उसके नाम के ऊपर में इसका नाम पड़ा है एरेटाइन। तो एरेटाइन क्या है? एरेटाइन बेसिकली होता है आप लोगों का एक लाल चमकदार बर्तन, एरेटाइन वेयर। किसके नाम पे पड़ा है? ये पड़ा है इटली के एक शहर के नाम पे, इटली के सिटी के नाम पे। कौन से देश के सिटी के नाम पे पड़ा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, एरेटाइन। एम्फोरा का मतलब होता है आपका ये डबल हैंडल्ड वाला जार, ठीक है, एक जार है, ठीक है, जिसके अंदर में दो तरफ से हाथ है, ठीक है, और इसके अंदर में ऑयल या फिर वाइन आप लोग रखते हो। ओके, तो डबल हैंडेड जार। अब देखिए ये आप लोगों को कहां मिला है, अरिका मेडू में। अरिका मेडू आज के पौंडीचेरी के पास में लोकेटेड है, आज के पौंडीचेरी के पास में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को कई सारी और भी चीजें मिलती है लोकली, जो कि रोमन डिजाइन, जिसमें रोमन डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, रोम की डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर में रोम के साथ व्यापार हुआ करता था। इसके ऊपर में मैजिक लगाए हम लोग, चलो एक मैजिक लगाते हैं इसके ऊपर में। तैयार मैजिक के लिए आप सभी लोग? एंड थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया 600 प्लस लाइक्स के लिए आप सभी का, ठीक है। एक मैजिक हम लोगों ने यहाँ लगा दिया है फ्रेंड्स, और ये जनरेट कर रहा है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस। इसको हम और ज्यादा एडवांस करते जाएंगे। आपको पसंद आया है क्या, ये मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। गुड, डन। ये पढ़ लिया आप लोगों ने। अब अगले 3 क्वेश्चन इसी के ऊपर में बेस्ड रहेंगे, हमने मैजिक से जो किया है। इसका नाम मुझे जरूर बताना आप लोग कमेंट के अंदर में, मैं आपके नाम का इंतजार करूंगा इसके अंदर में, ठीक है। देखिए ये बोला गया है, प्रदान की गई जानकारी के अनुसार एरेटाइन वेयर मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता था? इटली के एक शहर के नाम पर मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन के रूप में, स्थानीय रूप से बनाए गए भारतीय डिजाइन वाले बर्तन के रूप में, सूखी चिकनी मिट्टी से तकनीक से बनाए गए बर्तन के रूप में, केवल रोम में पाए जाने वाले बिना चमक वाले बर्तन। तो बिना चमक वाला तो था नहीं, ये चमकदार था, ठीक है। इटली का एक शहर था जिसका नाम था एरेटाइन, उसके नाम के ऊपर में इसका नाम पड़ा था इस बर्तन का, एरेटाइन, इटली के एक शहर के नाम पे, और ये लाल चमकदार बर्तन था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑल क्रेडिट गोज टू अवर टेक्निकल टीम एंड दिस एआई टीचिंग परीक्षा एआई फीचर। आपके पेड क्लासेस अब इस तरीके से होंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को, जितने भी बच्चे पेड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आगे में इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम रोल आउट करेंगे, पेड क्लासेस के अंदर में आपको ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपकी आवाज से ही मोटिवेशन आ जाता है। थैंक यू वेरी मच नसीम जी, तस्नीम बहुत बहुत शुक्रिया। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एरेटाइन वेयर आमतौर पर कैसे बनाया जाता था, ठीक है। एरेटाइन वेयर कैसे बनाया जाता था, टिपिकली मेड एरेटाइन वेयर। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं। ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस बने हैं आप लोगों के, मैजिक एआई ने क्या किया है, हमारे इससे बनाया है। यहां पर मैं इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था, प्रेसिंग वेट क्ले। जो मुहर लगे हुए जो सांचे होते थे उनके ऊपर में गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर इसको बनाया जाता था। ऐसे सांचे होते थे जिसपे मुहर लगी हुई होती थी, उसमें गीली मिट्टी को ठूस दिया जाता था, ठूसा जाता था, ठीक है। और फिर बाद में वो सांचा हटा लिया जाता था, तो वो बर्तन बन जाता था सांचे के अंदर में। तो एक सांचे के ऊपर में जिसमें मुहर लगी हुई होती थी उसमें गीली चिकनी मिट्टी डालते थे और उसको दबाया जाता था जम के, ठीक है, ताकि वो शेप ले ले, वो जो भी शेप है वो शेप ले ले। ओके, तो अब यहां पर मैं आप देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं चाहता हूं आप लोग आंसर करें इसका। थैंक यू टीपी टीम, यहाँ पर भी देखिए बोला जा रहा है। और मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड्स, आप सभी लोग जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। अभी जल्दी से जाकर आप लोग टीचिंग परीक्षा के अंदर में जुड़ सकते हैं, जितने भी लोगों को जुड़ना है। और जो नोट्स मैंने आपको बताया है वो नोट्स भी आपको आपके फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था इसको। एक और क्वेश्चन बनाया है हमारे, एरेटाइन वेयर के अलावा अरिका मेडू में और किस प्रकार के बर्तन पाए गए थे?
किस प्रकार के बर्तन पाए गए थे, आप बता देंगे जल्दी जल्दी से। देखिए यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, मैंने जो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, जो दिखाया था आपको, आप लोगों का जो नोट्स है, ठीक है, एक बार फिर से दिखा दूंगा वो नोट्स आप लोगों को मैं, ताकि आप लोग समझ सके कि किस प्रकार से क्वालिटी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो अरिका एरेटाइन वेयर के अलावा अरिका मेडू में और कैसे वाले आप लोगों को बर्तन मिले हैं, ठीक है। तो अरिका मेडू के अंदर में जो है आपके स्थानीय रूप से जो बनाए जाते थे, मतलब जो लोकल लोग जो बनाते थे, बट उसमें डिजाइन कौन सा इस्तेमाल करते थे वो लोग, डिजाइन, डिजाइन, डिजाइन इस्तेमाल करते थे फ्रेंड्स आपका रोमन डिजाइन का। आजकल पता है आप लोगों को क्या हुआ है, मैं एक चीज देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब देख रहा हूँ क्या, मतलब ऑब्जर्व सुनने में आता है, ठीक है, आप लोगों में से भी कई सारे लड़कों को सुनने में आया होगा, आजकल लड़कियों को पाकिस्तानी ड्रामे बड़े पसंद आ रहे हैं। पहले, अब ये उल्टा हो गया है, पहले क्या होता था, वो लोग हमारे वाले ड्रामे देखा करते थे, आजकल पता नहीं क्या हुआ है, वो पाकिस्तानी ड्रामे देखने का बड़ा शौक चल गया। वो क्या नाम है यार, वो हानिया, क्या नाम है उसका आगे में, पता नहीं, आप लोगों में से किसी को पता होगा, पागल हुए जा रहे हैं लोग उसके पीछे में। तो उनके जैसे जो कपड़े पहने हुए हैं, उनकी जो डिजाइन है, देखिए यहाँ पर मैं तस्नीम काजी बोल रही जी, सही है सर, अब मतलब मैं नहीं देख रहा, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता चला है जो, ठीक है, ये मालविका भी बोल रहे, तिवारी जी भी बोल रहे, यस सर, ओके। तो उनके जैसे जो कपड़ों की डिजाइन है, आप क्या कर रहे हो, वो कपड़ों की डिजाइन को, क्योंकि बढ़िया मस्त मस्त कपड़े दिखा रहे होगे उसके अंदर में, तो आप लड़कियां क्या कर रहे हो, हानिया आमिर, हाँ, ठीक है, तो लड़कियां लड़कियां क्या कर रही है, वो कपड़े बना रही है, लेकिन उनकी डिजाइन को कॉपी करके कपड़े बनवा रही है, अपने टेलर के पास में जाती है, ठीक है, टेलर साहब, टेलर साहब ये नाप ले लो मेरा, ठीक है, और ये इसके जैसे कपड़े बना दो, ठीक है, इसके जैसी डिजाइन बना दो, इसके जैसे गला बना दो, इसके जैसे जो है वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर दो, ओके। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप उनकी डिजाइन से प्रेरित होकर यहां बना रहे हो, लोकली बना रहे हो, बस वही वाली चीज जो है फ्रेंड्स यहां पर में समझिए आप, कि जो बर्तन है, ठीक है, उस समय के लोग बर्तन लोकली बनाते थे, लेकिन उनकी डिजाइन रोमन एम्पायर से इंस्पायर होती थी, रोमन एम्पायर से इंस्पायर्ड होती थी। समझ में आया क्या कंसेप्ट, हाँ या ना, ओके, कंसेप्ट समझ में आया, जो एग्जाम्पल दिया उसके थ्रू अगर आप जोड़ के देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, लोकली बनाते थे लेकिन इंस्पायर्ड बाय द रोमन डिजाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर मैं बताना है कि सहारा वंस यूज्ड टू बी लश ग्रीन प्लेन, सहारा जो रेगिस्तान है वो कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, ठीक है। सहारा की जो गुफाएं हैं वहां पर में आपको नदियों के चित्र मिलते हैं, मगरमच्छों के चित्र मिलते हैं, हाथी, शेर, मवेशी, बकरी, ये सब दिखाई देते हैं उनकी गुफाओं के चित्रों में, ठीक है। तो फ्रेंड्स सहारा एक समय में, बिल्कुल सही बात है, हरा भरा हुआ करता था, ठीक है। देखिए वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, ठीक है, जब अच्छा वक्त हो तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहेगा और जो बुरा वक्त है वो भी हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि कुछ ऐसा लिखो जिसको मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो, तो बीरबल ने लिखा ये वक्त गुजर जाएगा, बस वही वाली चीज। सहारा एक समय में बहुत ही ग्रीन इलाका था, हरा भरा जंगली इलाका था, लेकिन फ्रेंड्स आज वो क्या है, रेगिस्तानी इलाका है, गर्मी, ठीक है, और रात में ठंडी पड़ती है वहां पर में। तो वहां की गुफाओं के अंदर में उसके हमें सबूत मिलते हैं, मौसम में परिवर्तन की वजह से ये चीज हुई है। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है जनवरी 2021 का, ओके। चलिए, तो आज जो हम सहारा का रेगिस्तान देखते हैं, ठीक है, एक समय वो पूरी तरह से हरा भरा हुआ करता था, लेकिन आज जो बंजर जमीन है, एक्चुअली वहां के जो चित्र मिले हैं गुफाओं में, वहां पर में हमको जो है वो हरे भरे खेत टाइप के जो है घास के मैदान दिखते हैं, वहां पर में नदियां दिखती है, मगरमच्छ दिखाए गए हैं उन चित्रों में, इवन मछली रेगिस्तान में मछली के अवशेष मिले, मछलियों के, अब मछली उड़ के तो नहीं आई होंगी यहाँ से, या फिर कोई मछली थी जिसका सीटेट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो उसने वहां से छलांग लगा दी है, भगवान मेरा सीटेट क्लियर नहीं हुआ, उसने हिंद महासागर से छलांग लगाई और वहां पर में जो है रेगिस्तान में आके आत्महत्या कर ली, वैसा तो हुआ नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, वहां नदियां बहती होंगी, उसमें मछलियां होंगी, तो वो मछलियों के अवशेष या कंकाल आप लोगों को मिले हैं, ठीक है, मगरमच्छ वगैरह की भी।
ठीक है, तो ये रिवर्स थी, उसमें मगरमच्छ भी हुआ करते थे एक समय में सहारा रेगिस्तान के अंदर में। तो सहारा रेगिस्तान में एक समय में ये सारी चीजें थी, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां, सब कुछ पाई जाती थी। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, और आज जो है सहारा एक हॉट और ड्राई रीजन बन गया है, गर्म और शुष्क। ठीक है, गर्म और सूखा रेगिस्तान बन गया है। ठीक है, नदियां भी होंगी क्या सर? जी बिल्कुल, नदियां भी थी वहां पर में, और नदियों के भी आपको सबूत मिले हैं वहां पर में। ठीक है, वहां जो लाइंस होती है ना, नदी जब जाती है तो वो अपना एक वैली बनाती है, वो आपको मिले हैं। ठीक है, चलिए। तो साइंटिस्ट को जो है फ्रेंड्स स्केलेटन्स भी मिले हैं मछलियों के, ये देखिए इस तरीके से स्केलेटन मिले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो मछली उड़ के आई नहीं थी यहाँ पर में, वो यहीं पे थी और यहाँ पर में मिली है हम लोगों को। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो ये सब चीजें हो गई उसके अंदर में। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है क्या? हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे, और कैसा लग रहा है आपको सेशन ये भी बता दीजिए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए फ्रेंड डेली बेसिस पे भी सेशन ले सकता हूँ। जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स, उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लूंगा। एक बार हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। आपके कॉलेज के ग्रुप में, आपके लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में, आसपास में कोई लाइब्रेरी में बैठा है उसको भी बोलो भाई जल्दी से आजा, टीचिंग परीक्षा सर्च करो यूट्यूब पे और जल्दी से आ जाओ क्लास के अंदर में। ठीक है, इसकी टेस्ट दूं आप लोगों को मैं? अगर आप बोलोगे तो ये सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको टेस्ट भी देता हूं मैं क्लास में। टीम एक बार प्लीज बता दीजिएगा कि टेस्ट क्या हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर में, एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा कंटेंट से। ठीक है, तो मछलियों के अवशेष मिले हैं या नहीं, इस पर क्वेश्चन बन सकता है आपका। देखिए, सेरीकल्चर जो है आपका बोला गया है, रेशम उत्पादन विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन है। मतलब रेशम रेशम का उत्पादन का मतलब होता है, ठीक है, टैंक और तालाब में मछली का प्रजनन करना। अच्छा, शादी ब्याह का मतलब होता है किसी को कब्र में दफना देना। तो यही वाली बात हो गई हिंदी में अगर देखें तो। शादी ब्याह का मतलब ये होता है कि शादी का मतलब कि किसी को कब्र में दफना देना। तो जब रेशम का उत्पादन है तो रेशम का ही उत्पादन करेंगे ना, मछली का प्रजनन क्यों करवाएंगे हम लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, मछली पालने का मतलब है रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन करना। मतलब मछली पालने का मतलब रेशम का कीड़ा पालना, और रेशम का उत्पादन करने का मतलब मछली पालना। उल्टा पुल्टा दिया हुआ है यहाँ पर में दोनों के दोनों। एग्जामिनर भाई साहब क्या होगा तुम्हारा? ठीक है, दोनों के दोनों उल्टा दिए हुए हैं, तो बोथ आर फॉल्स। ठीक है, तो प्लीज ये याद रख लीजिएगा आप लोग, एग्रीकल्चर का मतलब जो है फ्रेंड्स क्या होता है, मिट्टी के अंदर में जो जुताई करते हो आप लोग। ठीक है, जुताई मतलब खेत के अंदर में फसल बोना। ठीक है, फसलों को उगाना। पशुपालन भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। प्लीज एक चीज लिखिए, पशुपालन को क्या एग्रीकल्चर में गिना जाता है? जी हाँ, पशुपालन को भी एग्रीकल्चर में ही गिना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन जो है विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। पिसीकल्चर का मतलब होता है तालाब में मछली का पालना। विटीकल्चर का मतलब क्या होता है आप लोग मुझे जल्दी से बताइए? द्राक्षा कृषि। विटीकल्चर का मतलब किसकी खेती? विटीकल्चर मतलब किसकी खेती? अंगूर की खेती। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स को उगाना। ओके, चलिए। एक क्वेश्चन और है लेकिन उसका आंसर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर जो है उसको छुपा लिया जाए बस। ठीक है, देखिए लगभग 2000 साल पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। श्रेणी क्या थी? डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, उत्तर भारत में स्पेशली वाराणसी वाले इलाके के अंदर में श्रेणी हुआ करती थी। ये श्रेणी क्या थी? श्रेणी जो थी ये व्यापारियों का संगठन थी। क्या थी? व्यापारियों का संगठन। ठीक है, तो श्रेणी मतलब एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट, शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ, इसको श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, कई बार ये श्रेणी जो है वो बैंक के रूप में भी काम किया करती थी। बैंक के रूप में भी काम किया करती थी, और पैसा जो है वो उधार दिया करती थी, क्योंकि श्रेणी के पास में जो क्राफ्ट पर्सन और जो मर्चेंट होते थे, व्यापारी लोगों, वो अपना पैसा जमा करवाते थे, तो ये पैसा उधार दिया करती थी लोगों को। तो बैंक के रूप में भी श्रेणी काम किया करती थी। ठीक है, चलिए, तो आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से बन सकता है, प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ में हम लोग थोड़ी देर के अंदर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। रिवीजन क्वेश्चंस के लिए तैयार जनता? एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 700 प्लस लाइक। शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ जो था उसको श्रेणी बोला जाता था। आप लोगों में से उर्दू के साथ में कितने लोग पेपर देने वाले हैं सीटेट के अंदर में? तो फ्रेंड्स उर्दू की महा रिवीजन कल आपकी होने वाली है 8 बजे। ये नाम की नहीं काम की मैराथन होगी आप लोगों की सीटेट का सितंबर 2026 में। उर्दू एक क्लास के अंदर में खत्म पूरा का पूरा। जितने भी लोग उर्दू के साथ में देने वाले हैं उनको आप लोग जरूर बता दीजिएगा अपने दोस्तों को भी, और आप लोग भी, ठीक है। टाइम पर कल आ जाना है। आप लोगों ने लिख देंगे कि जी सर हम लोग उर्दू के साथ में देने वाले हैं, वो कमेंट के अंदर में भी लिख दीजिएगा अगर आप उर्दू के साथ में देने वाले हो तो, ठीक है पेपर। चलिए बताइए कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में कौन सा वाला कथन सही है? तो वीर शैव आंदोलन ने ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ आर्ग्यूमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि जातिवाद गलत है और महिलाओं के साथ में जो अत्याचार होता है, जो व्यवहार होता है वो भी गलत है। तो उन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ जो है कथन दिया। उसको नामदेव ने शुरू किया था नहीं, इसको इनको बासवन्ना जो थे, बासवन्ना उन्होंने शुरू किया था अपने साथियों के साथ में। बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी उन्होंने स्टार्ट किया था, तो बी गलत है। नामदेव महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत थे। इन्होंने विट्ठल भगवान की पूजा पर बल दिया नहीं, इन्होंने शिव भगवान के ऊपर में, शिव भगवान के प्रति प्रेम पर बल दिया कि शिव भगवान को याद करो, ठीक है। विट्ठल भगवान जो है फ्रेंड्स ये विष्णु के अवतार है। महाराष्ट्र में इनकी महाराष्ट्र के पंढरपुर के अंदर में इनका मंदिर है। महाराष्ट्र से है कोई यहाँ पर में, या किसी ने विट्ठल भगवान के बारे में सुना? एक सॉन्ग है फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है, ठीक है, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरिओम विट्ठला करके, ठीक है। तो विट्ठल भगवान नहीं, शिव भगवान की के ऊपर में बल दिया। ये सारे के ये जो है रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, लेकिन आइडल वर्शिप को उन्होंने बढ़ावा दिया नहीं, वो आइडियल वर्शिप के भी खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। इसीलिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। तो ए इसका आंसर होगा, ठीक है। ये कंटेंट की क्लास है आप लोगों की। पेडागोजी के लिए कितने लोग रेडी है? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से। मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे जो है इंटरेस्टेड है। जल्दी से आप सभी के सभी हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है, और मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि जी सर हम लोग बिल्कुल तैयार है पेडागोजी की क्लास के लिए। एक क्लास और हर एक कंसेप्ट में आपका क्लियर कर दूंगा पेडागोजी का, ठीक है। और बाय द वे मैंने आप लोगों के लिए पेडागोजी की जो हमारी ई बुक दी है मैंने आप लोगों को, सीडीपी प्लस पेडागोजी की, उसमें भी पेडागोजी के सारे कंसेप्ट डाले हुए हैं मैंने। तो आप लोग जाकर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे उसको 99 में आप परचेस कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन में पेड कोर्स में बिल्कुल फ्री है वो। ब्लैंक ने राष्ट्रकूट प्रमुख ब्लैंक ने एक राष्ट्रकूट प्रमुख ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। तो राष्ट्रकूट प्रमुख जो थे वो कौन थे जिन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया? दांती दुर्ग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? रेशम उत्पादन ब्लैंक के उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? ठीक है, तो सिल्क के उत्पादन से। सेरीकल्चर मतलब सिल्क। आप ये इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी याद रखिए। ओके, ग्राम भोजक, गृहपति और दास कर्मकार। देखिए ग्राम भोजक मतलब जो है सबसे बड़ा जमींदार, गृहपति मतलब छोटे जमींदार, और दास कर्मकार मतलब भूमि के स्वामी। देखो दास और कर्मकार का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स आप लोगों का, आपको बता दूं कि जिनके पास पे जमीन नहीं होती थी वो दूसरों के घर में काम, दूसरों के खेतों में काम करते थे। लैंडलेस, ठीक है, भूमिहीन मजदूर, उनको दास या कर्मकार कहा जाता है। ठीक है, तो दास या कर्मकार ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है आपका। ग्राम भोजक और जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का गृहपति वाली जो चीज दी गई है आप लोगों की। ठीक है, एक चीज समझिए आप लोग कि गृहपति मतलब छोटे जो जमीन के मालिक है वो, और ग्राम भोजक का मतलब होता था आप लोगों का गांव का मुखिया। लेकिन गांव का मुखिया कौन बनता था? गांव का मुखिया कौन बनता था? जिसके पास में सबसे ज्यादा जमीन होती थी, लार्जेस्ट लैंड ओनर। जो सबसे बड़ा जमींदार होता था वही गांव का मुखिया भी बनता था। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स पहला वाला भी सही है। समझ में आया क्या? गांव का मुखिया कौन बनेगा? जिनके पास में सबसे ज्यादा जमीन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जमींदार ही गांव का मुखिया बनता था। इसी वजह से ग्राम भोजक गांव का मुखिया होने के साथ में सबसे बड़ा जमींदार भी होता था उस गांव का। ठीक है, और ये जो पोस्ट थी हेरिडिटरी थी, मतलब कि वंशानुगत थी। बेटे के बाद में, बाप के बाद में उसका बेटा जो है वो ग्राम भोजक बनता था।
गृहपति मतलब जो छोटे छोटे किसान होते थे वो, और दास और कर्मकार मतलब ऐसे ओनर, ऐसे किसान जिनके पास में जमीन नहीं थी, दूसरों के खेत में काम करते थे वो। तो इसी वजह से 3 गलत है। तो 2 and 1 मतलब 2 और 1। आपसे असत्य युग्म पूछा है, असत्य, तो आपका 3 आंसर होगा, क्योंकि असत्य जो है वो तीसरा वाला है। असत्य पूछा है, गलत वाला पूछा है, तो 3 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, असत्य पूछा है। ठीक है, असत्य पूछा है, इसी वजह से आंसर 3 होगा, क्योंकि फॉल्स पेयर बोला है। ठीक है सर, पहले से बुक ले रखिए, वो अपग्रेड हो जाएंगी जी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटे के अंदर में जितने भी बच्चे कोर्स में जुड़ जाएंगे, या फिर हिंदी या इंग्लिश वर्जन आप लोग परचेस कर लोगे, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड करवा दिया जाएगा उसके अंदर में। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपग्रेड हो जाएंगे, आपके लिए नई बुक वहां पर में अपलोड हो जाएंगी। तो आप लोग जितने भी लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइएगा। संस्कृत की क्लासेस आपकी टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास में चलती है, पेड ऐप में। इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है? सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो स्नान बेसिकली जो है फ्रेंड्स, ये सिखिज्म से रिलेटेड है, जिसका मतलब है अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, दोनों को शुद्ध करना। ठीक है, तो बाकी के सारे ये सूफिज्म से रिलेटेड है। तो ए, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने वीर शैव आंदोलन शुरू किया? यूटेट के अंदर में आया था क्वेश्चन, स्पीड में आंसर लगा दीजिए। तो वीर शैव आंदोलन को कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था बासवन्ना। ठीक है, निम्न विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? तो अगर आप लोगों ने विशेष रूप से बड़े बड़े टैंक बनाए हैं, उसमें पानी भर दिया है और मछलियों को छोड़ दिया है और मछलियों का प्रजनन करवा रहे हो, मतलब आप क्या करा रहे हो वो खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, मछलियों को छोड़ दिया, मछली मछला जो भी होते होंगे उन लोगों का जो भी है। ठीक है, जो प्रजनन उनका हो रहा है उसको पिसी कल्चर कहा जाता है, मछली पालन। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागबानी, जिसके अंदर में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स उगाते हो। विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती। सेरीकल्चर मतलब रेशम के कीड़ों का पालना। ओके, अब देखिए यहाँ पर में एक रब ने मिला दी जोड़ी वाला क्वेश्चन है। अंगूर की खेती मतलब, ठीक है, अंगूर की खेती। मछली पालना मतलब मछलियों का प्रजनन। बागबानी मतलब फसल उगाना या खेती करना। कृषि मतलब ये यहाँ पर में बागबानी मतलब फूल फल और सब्जियां उगाना। कृषि मतलब फसल उगाना या खेती करना। बट मेन है आप लोगों का फ्रेंड्स इंग्लिश में याद करना। हो सकता है एग्जामिनर आप लोगों को इंग्लिश में दे दे। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसल उगाना। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आप लोगों का फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाना। पिस्सी कल्चर का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, ग्रेप्स, अंगूर की खेती करना। और विटीकल्चर मतलब होता है फिश की ब्रीडिंग करना। ठीक है, मछली पालन। ये उल्टा हो गया ये आप लोगों का। पीसी कल्चर का मतलब होता है आप लोगों का मछली का पालना, और वीटी कल्चर का मतलब होता है ग्रेप्स की खेती करना। ठीक है, जल्दी जल्दी से लगा दीजिए आप लोग आंसर सभी बच्चे। 800 लाइक से केवल 2 लाइक्स हम लोग दूर है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? डी की जोड़ी 1 के साथ में आप लोगों की लगने वाली है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी की जोड़ी लगने वाली है 4 के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आंसर दिख रहा है आपको, मैं आंसर छुपा लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा सहारा मरुस्थल की विशेषता नहीं है? देखिए, सहारा मरुस्थल जो है उसकी विशेषता नहीं है, जल्दी बताइए। तो सहारा मरुस्थल के अंदर में क्या होता है फ्रेंड्स, दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि क्या है वहां पर में गर्म वातावरण है। पहले हुआ करता था एक समय में हरा भरा, लेकिन अभी अत्यधिक गर्म होता है। आसमान में बादल नहीं होते, तो निर्मल आकाश होता है, क्लियर स्काई, क्योंकि बादल तो है नहीं वहां पर में, तो आसमान एकदम
साफ होता है, बादल वगैरह होते नहीं है वहां पर में। नाइट जो होती है वो ठंडी होती है। देखो रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों के अंदर में दिन में, ठीक है, दिन जो है वो गर्म होते हैं, एक चीज याद रखना है आप लोगों ने। और रात जो होती है वो सर्द होती है। सर्द का मतलब होता है आपका ठंडी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी। ये कितने लोगों को पता था? देखिए रेगिस्तानी इलाके की खासियत यह है, आप राजस्थान चले जाइए, आपको वहां पर में भी समझ में आ जाएगा। दिन के समय में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और रात के समय में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई रेगिस्तान गर्म है तो रात में भी गर्मी ही पड़ती होंगी? ठीक है, ऐसा नहीं है। अब समझ में आ गया। रेगिस्तानी इलाकों के अंदर में अगर दिन में गर्मी पड़ रही है, ठीक है, अगर रेगिस्तानी इलाके में दिन में गर्मी पड़ रही है तो रात में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। उसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है, आगे वाली क्लासेस के अंदर में मैं आपको समझाऊंगा भी उसको। ठीक है, तो नाइट जो है वो ठंडी होती है। लेकिन क्या सहारा रेगिस्तान के अंदर में बारिश होती है कि बहुत ज्यादा? हैवी रेनफॉल नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है अब जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो कौन सी विशेषता नहीं है बोला था आप लोगों से, इसी वजह से आंसर आपका सी हो जाएगा। एक बार बता दीजिए जितने बच्चे जिनको समझ आ गया है ये क्वेश्चन, एक बार बता दीजिए समझ आ गया ये वाला, एटलीस्ट समझ आ गया होगा कैसे करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं एक बार देख लीजिए, दिन में सहारा रेगिस्तान के अंदर में क्या होता है, बहुत ही जो है गर्मी होती है, बहुत खतरनाक वाली अत्यधिक गर्मी होती है और सूखा पड़ता है। वर्षा ऋतु बहुत छोटी होती है यहाँ पर में। वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, मतलब ज्यादा बारिश नहीं होती। आकाश बादल रहित होता है, मतलब कि निर्मल आकाश होता है, आकाश क्लियर होता है, बादल वगैरह नहीं होते उसके अंदर में। ठीक है, और डेज जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रात जो होती है वो ठंडी होती है। नाइट्स, नाइट जो होती है वो ठंडी होती है। ये लिख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। सहारा मरुस्थल के संबंध में कौन सा वाला कथन सही नहीं है? चलो लॉजिकली लगाते हैं हम लोग आंसर। डे टेम्परेचर में एग्जीड 50 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री से भी पार चला जाता है। जो हीटेड रॉक्स है, गर्म चट्टाने जो है वो उष्मा को विकरण करती है। देखो क्या होता है ना, दिन के समय में ये सूरज की रोशनी है, सूरज की गर्मी है, और रेगिस्तान में चट्टान वगैरह रेत होती है, तो सूरज की जो रोशनी इसमें पड़ती है, गर्मी, वो उसको बाहर फेंकती है, ऐसा विकृत करती है। ओके, रेडिएट करती है। इसी वजह से दिन में क्या होता है, गर्म माहौल होता है। लेकिन उसने दिन में ही सारी की सारी जो एनर्जी थी, जो हीट थी, वो रेडिएट कर चुकी होती है। तो जब रात का समय आएगा, ये चंदा मामा है, ठीक है, रात के समय में अब उसके पास में रेडिएट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो रात के समय में हो जाती है ठंड। ठीक है, ओके, तो इसी वजह से रात में तापमान जो है कई बार 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कारण ये है, एक इसमें से एक क्वेश्चन बनाए कि अभी हम लोग यहीं पे असर्शन रीजन टाइप का, आप बताओ मेरे साथ में, अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं अभी के अभी बताता हूँ आप लोगों को। एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनाते हैं। आंसर आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, कि रात में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, रात में तापमान बहुत कम आ जाता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, आप लोग उसका आंसर करिएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 या असर्शन, नाइट्स इन दी सहारा या सहारा रेगिस्तान में रात जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आ जाती है। पहला स्टेटमेंट। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट या रीजन, सहारा रेगिस्तान में जो रॉक होती है, ठीक है, वो हीट रेडिएट करती है दिन में। दिन में वो हीट रेडिएट करती है, विकृत करती है, विकरण करती है, हीट रेडिएट करती है, हीट छोड़ती है। तो क्या हो जाएगा कि पहला वाला भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और असर्शन क्यों है, मतलब कि क्यों 0 डिग्री सेल्सियस में तापमान आ जाता है दिन रात में, क्योंकि दिन में सारा का सारा तापमान उसने छोड़ दिया होता है, उसने गर्मी रेडिएट कर दी होती है, फेंक दी होती है। तो दोनों के दोनों सही है। और जो आर है वो एक को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों 0 डिग्री चला जाता है, क्योंकि दिन में ही सारी हीट उसने रेडिएट कर दी। ठीक है, दिन में ही सारी हीट उसने रेडिएट कर दी। ओके, चलो, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मैं छोटे बच्चों वाले एग्जांपल से समझाता हूँ। कौन इस एग्जांपल के अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, हाथ ऊपर करके वॉलंटरीली बताइए। एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका, ये वाली चीज का। अगर नहीं भी समझ में आया तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, अपने बच्चों को भी समझाओगे। ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? कोई लड़का, लड़का चाहिए, लड़का लड़का।
एक तो लड़कों की इतनी कमी हो गई है। लक्ष्य है मेरा भाई, लक्ष्य। ठीक है, चलो लक्ष्य को लेते हैं। अंकित कुमार भी है, बहुत सारे, राहुल है, बहुत सारे लोग हैं। लक्ष्य को ले लेते हैं। अब मान लो लक्ष्य जो है वो एक ऐसे इलाके में रहता है जहां पर में बहुत सारा पानी पीने के लिए मिलता है, मतलब पानी के घड़े के बाजू में ही बैठता है लक्ष्य। अब उसने दिन में बहुत सारा पानी पिया, ठीक है, लेकिन उतने ही बार वो सुसु करने भी गया, मतलब पानी पिया और सुसु करने चला गया। तो पानी पिया और सुसु करने चला गया मतलब रेडिएट भी कर दिया उसने, जो पानी पिया था वो रेडिएट कर दिया। अब रात में उसको प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी? रात में, क्योंकि दिन में ही उसने जितना पानी पीना था पिया और सुसु भी करके आ गया। तो अब उसको जब दिन में पानी पिया और दिन में ही सुसु करके आ गया, तो रात में पानी अब बचा नहीं, क्योंकि रात में पानी नहीं मिलेगा, दिन में ही मिलेगा पानी। वो जो घड़ा है वो दिन में ही खुलता है, ठीक है, रात में नहीं खुलता, क्योंकि सूरज भी दिन में नहीं रहता, रात में नहीं रहता ना, दिन में ही रहता है। तो जो हीट आती है वो रेडिएट कर देती है दिन में ही। तो रात में उनके पास में रेडिएट करने के लिए कुछ बचता नहीं, तो तापमान बहुत नीचे चला जाता है। तो रात में क्या होगा, हमारे लक्ष्य भाई को, उन्होंने बहुत सारा पानी पिया और सुसु भी करके आ गए। अब उनकी बॉडी रात में पानी से कम हो गई। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। तो दिन में आया पानी और दिन में ही पानी बाहर चला गया। ओके, तो रात में पानी जमा करके नहीं रखा उन्होंने। सर पानी जमा करके रखना पड़ेगा उनको। अरे नहीं रखा ना, मैं बता तो रहा हूं, उन्होंने जैसे हीट जमा करके नहीं रखी थी, उन्होंने भी नहीं रखा। अब समझ में आ गया सबको, चलो। तो टेम्परेचर ड्यूरिंग डेज 50 डिग्री तक चला जाता है। रात जो है फ्रेंड्स वो आप लोगों की बहुत ज्यादा फ्रीजिंग कोल्ड होती है और 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसका कारण एक ही है कि जो चट्टाने होती है ना, रेत और नग्न चट्टाने जो होती है, वो क्या करती है, अत्याधिक गर्म हो जाती है और तापमान को विकर्ण कर देती है, तापमान छोड़ देती है। ठीक है, तो ये मेन कारण है इसका। ओके, तो तापमान को विकृत करती है, तापमान छोड़ती है, जिस वजह से क्या होता है। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हमारे। आपको बता दूं, अल अजीजिया नाम की एक जगह है सहारा डेजर्ट के अंदर में, ठीक है, लीबिया में, अल अजीजिया। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। तो लीबिया है, ठीक है, उसमें त्रिपोली नाम की जगह है, त्रिपोली के साउथ में अल अजीजिया नाम की जगह है। 1922 में यहाँ पर में 57.7 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो क्या किया गया था, ठीक है, रिकॉर्ड किया गया था। तो एनसीईआरटी के अंदर में 57.7 डिग्री दिया है, तो यही आप लोगों को मानना है। ठीक है, 1922 के अंदर में 57.7 डिग्री तापमान सहारा में किया गया था। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड। सर अब बुढ़ापे तक याद रहेगा एग्जाम्पल। ओशन करंट के बारे में भी क्लास ले लीजिएगा। ओशन करंट आपका जो है फ्रेंड दो ही पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर में। एक लेब्राडोर करंट पूछा जाता है आप लोगों से और गल्फ करंट पूछा जाता है, वो मैं करवा दूंगा। लेकिन जब आप सुपर टेट पढ़ोगे मुझसे या बीपीएससी टीआरई 4 पढ़ोगे तो उसके अंदर में मैं आप लोगों को सारा का सारा पढ़ाता हूँ। सर अब सोते समय भी याद रहेगा ये। लक्ष्य फेमस हो गया भाई हमारा, है ना। उर्दू की क्लास कल होने वाली है, तो जो बच्चे भी उर्दू के पढ़ने वाले हैं वो, ओके। चल देखिए, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले बेदुइन और तुआरेग ये क्या है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और टीम में एक बार नंबर दिखा दीजिए, जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर में जुड़ सकते हैं जी। तो उर्दू की क्लास कल आप लोगों की जो है फ्रेंड्स होने वाली है। मुझे यहाँ पर में बताया भी जा रहा है कि उर्दू की कल आप लोगों की क्लास 8 बजे है, तो उसके लिए सभी बच्चे तैयार रहेंगे। तो ये ट्राइबल है, जनजाति है, ट्राइब्स है, बेदुइन जनजाति, तुआरेग जनजाति। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को अभी जो आपकी नई बैच स्टार्ट हो रही है उसके अंदर में भी पढ़ाऊंगा। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं पूरा का पूरा, वो आप एप्लीकेशन के अंदर में जुड़ सकते हैं। तो बेदुइन जो है और जो तुआरेग है ये घुमंतू ट्राइब है। बेदुइन और तुआरेग ये चलवासी या घुमंतू या खाना बदोश जनजाति। खाना बदोश का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं। ये बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे जो पशुधन है उनको लेकर अपने साथ में घूमते रहते हैं। वो इन पशुओं के दूध जो मिलता है उसको पीते हैं, उनकी खाल से जो पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाते हैं, चमड़ा प्राप्त करते हैं इनकी खाल से, और पशुओं के बालों का उपयोग करके चटाई, कालीन और कपड़े और कंबल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
चाचा एआई को बुलाया जाए, एक बार देखे इसका, बनाओगे एआई से कुछ क्वेश्चंस बनाए इसका, ठीक है। चलिए एआई भाई साहब क्वेश्चन चलो जनरेट करो जल्दी से, देखे तो कि क्या बच्चे यहाँ पर में हमारे कर पाते हैं। एआई, इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। संस्कृत की क्लास टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे होती है। बंजारा जो है, बंजारे नहीं कहते, बंजारा भी एक ट्राइब है जो भारत में पाई जाती है। इंग्लिश की मैराथन भी करा दीजिएगा बिल्कुल। आप लोगों में से जिस जो जो भी आप लोगों को चाहिए वो बता दीजिएगा। सर शुरू बेच दिया है, लिया जो जो जी हाँ, जिन्होंने शुरू से बैच लिया उन लोगों को तो मिल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए एआई ने जनरेट कर दिया, इसको पढ़ लिया आप लोगों ने सभी ने, जल्दी एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने लोग तैयार है वो बता देंगे यहाँ पर मैं। ओके सर आप इतने अच्छे क्यों है, क्योंकि फिजा जी आप इतनी अच्छी है और आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं, इसी वजह से। ठीक है, तो बेदुइन या तुआरेग ये चलवासी जनजाति है। ओके ये याद रखना आप लोगों ने, ये नोमैडिक ट्राइब है, मतलब घुमंतु है। ये कौन कौन से जानवर लेकर घूमते हैं, गोट शीप कैमल हॉर्स। ठीक है, ऊंट भेड़ ऊंट घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं, बकरी भी पालते हैं। ये इन पशुओं से क्या क्या प्राप्त करते हैं, इनको जो दूध मिलता है, ठीक है, पीने के काम आ जाएगा। इनकी खाल से क्या बनाते हैं, वो पेटी बनाते हैं। ठीक है, पेटी बनाते हैं, जूते बनाते हैं, पानी की बोतल बनाते हैं। ठीक है, इनके जो चमड़ा मिलता है उससे। ठीक है, और पशुओं के बालों से क्या बनाते हैं ये लोग, चटाई कालीन कपड़े और कंबल बनाते हैं। अब देखते हैं हमारे एआई भाई साहब ने क्या बनाया है क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, बेदुइन और तुआरेग किस प्रकार की जनजातियां है, सेटल्ड है, एक ही जगह पे रहते हैं ये लोग, चलवासी है, एग्रीकल्चरल है, हंटर गैदरर है। आसिफ ऑफिशियल बोल रहे मेरा दिल ये धड़कता जाए दानिश सर का क्वेश्चन जब सामने आए। निंजा टेक्निक, चलो ये भी अच्छा है, आप लोग बताओ ना क्या। थैंक यू वेरी मच प्रभादी। तो चलवासी है, ये नोमैडिक है। और देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, ये मेरे लिए भी नए ही क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को थोड़ी ना एआई ने बताया कि क्या किया उसने। बेदुइन और तुआरेग द्वारा पशुधन के बालों से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नहीं बनाई जाती। देखो चटाई बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, ठीक है, और ब्लैंकेट बनाते हैं। बालों से बोतल कैसे बना सकते हैं वो लोग, बोतल नहीं बना सकते ना, तो बोतल तो वो चमड़े से बनते, चमड़े से। भाई यार मतलब एपिक है अपना। हाँ, अपना जो टीचिंग परीक्षा एआई मैजिक है बहुत प्यारा है। और आप सोचिए जितने भी पेड स्टूडेंट्स है उसमें तो एडवांस वाला वर्जन आपको मिलने वाला है इसका, टीचिंग परीक्षा की जो पेड क्लासेस होने वाली है ना। हाथ ऊपर करके बता दीजिए कितना बढ़िया तरीके से उसने मतलब एक बनाया है क्वेश्चन, सोच समझ के। बेदुइन और तुआरेग द्वारा पाले जाने वाले पशुधन के रूप में निम्नलिखित में से किस जानवर का उल्लेख नहीं किया गया है। बेदुइन और तुआरेग कौन सा वाला जानवर नहीं पालते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे में भी आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहे। बकरी ऊंट घोड़े कैटल, मवेशी का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को उल्लेख नहीं मिलता है। मवेशी मतलब गाय भैंस, गाय भैंस, ठीक है, इनका उल्लेख नहीं मिलता है। बाकी हाँ बकरी का मिलता है, कैमल का मिलता है, हॉर्स का मिलता है आप लोगों को उसमें उल्लेख, लेकिन गाय भैंस का मवेशियों का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, मतलब वहां पर में वैसे भी गाय भैंस वगैरह मिलती नहीं है ज्यादा ना, अरब के रेगिस्तान वगैरह इलाके के अंदर में। अच्छा आप लोगों ने देखा है ये लोग ऐसे भारी भरकम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वल्ला हबीबी वल्ला वल्ला, ठीक है, अरब के अरबिस्तान रेगिस्तान वाले जो लोग हैं, ठीक है, ये इस तरीके से जो है भारी भरकम कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं ये लोग, ठीक है, दे वेयर हैवी रोब्स। ठीक है, धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो धूल वहां पर में चलती है, ऐसा धूल जो है वो चलती है, ठीक है, उनके शरीर को वो जो रेत के कण है वो टकराते होंगे। ठीक है, और गर्म हवा जो चलती है वहां पर में, उससे बचने के लिए ये लोग भारी भरकम वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, भारी भरकम वो जुब्बेदार जो होते हैं ना कपड़े, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सफेद कलर के कपड़े। चलिए, तुआरेग जो है फ्रेंड्स वो आप लोगों को याद रखना है कि विदेशी पर्यटकों के मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं अभी।
विदेशी जो लोग आते हैं ना, अभी वो लोगों के पास में क्या नया काम धंधा मिला है उनको, विदेशी लोग आते हैं तो उनको पूरा वो अरब का इलाका वगैरह घुमाते हैं ये लोग, तुआरेग। और आज अनेक चलवासी जनजातियों के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल और गैस के कार्यों की नौकरी ढूंढते हैं। मतलब पहले जमाने में वो घुमंतु थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। अब बेचारे लोग सोचते हैं कि यार जानवरों की भी कमी हो गई है, पर्यावरण में भी चेंज आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं। अभी अरब के इलाके के अंदर में कई सारा तेल की खोज हो चुकी है, ऑयल निकलता है, गैस निकलती है, तो वहां पर में मजदूरों की जरूरत पड़ती है, तो उधर साइड में अब ये शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो तुआरेग जो लोग हैं विदेशी पर्यटकों के मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं आजकल। ठीक है, और अनेक चलवासी जनजातियों के लोग तुआरेग के अलावा भी, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वो शहर के तरफ में आगे बढ़ रहे हैं, शहरी जीवन की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। जैसे कि तेल है, गैस है, उनके कारखानों में मजदूर के रूप में भी काम करने लग रहे हैं आजकल वो। ओआसिस क्या होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग। कितने लोग हैं जिन्होंने ओआसिस का नाम पहली बार सुना है? बट मैं आपको बता दूं फ्रेंड, एनसीईआरटी में इसका उल्लेख है और ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। और एक बार जल्दी से शेयर कर दो यार, 900 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1000 प्लस लाइक्स और 1000 प्लस लाइक का टारगेट था हमारा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे आप सभी लोग। चलो, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ओएसिस का मतलब जो है फ्रेंड्स होता है एक ऐसी जगह जहां पर में रेगिस्तान रेगिस्तान हो, लेकिन रेगिस्तान के बीच में, ठीक है, हरा भरा, ठीक है, पैच हो। रेगिस्तान के बीच 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 के इलाके के अंदर में कई बार क्या होता है, हरा भरा पैच होता है, क्योंकि ना वहां पर में जो निचला, जो नीचे में पानी होता है इसके, वो सतह तक आ जाता है, तो वहां पर में हरा भरा क्षेत्र बन जाता है। तो रेगिस्तानी इलाके में जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसको ओएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएसिस। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, ओआसिस। इसके अलावा ओआसिस के ऊपर में एक क्वेश्चन और है आपका, मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। जो क्योंकि एक फ्लो है हमारा, उस फ्लो को फॉलो करना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, इसी वजह से मैं वो क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ आपका। ठीक है, सहारा मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, जब पवन रेत को उड़ा ले जाती है तो गर्त बनाती है। ठीक है, डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन विंड ब्लोज अवे द सैंड। ठीक है, गर्त, जब हवा जो है रेत को उड़ा ले जाती है, ठीक है, तो क्या वो डिप्रेशन या गर्त या गड्ढा बनाती है? हाँ या ना, जल्दी से बताइए आप लोग। ओके, तो आपको पता है कि यो यहाँ पर में रेत थी। ठीक है, अब क्या हुआ, हवा आई, हवा ने रेत को ले जाया, यहाँ जमा कर दिया, तो यहाँ तो गड्ढा बन जाएगा ना। अरे हाँ या ना? डिप्रेशन या गर्त नहीं बना देंगी क्या? गर्त का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, ठीक है, गड्ढा। ठीक है, तो गड्ढा जो है वो बना देगा आप लोगों का, बिल्कुल सही है, अगर हवा ने रेत को उड़ाकर लेकर चला गया तो। एक ओआसिस जो है आप लोगों का, ये कब फॉर्म होता है? जब आपका अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सतह पे आ जाता है और वहां पर में ग्रीनरी हो जाती है। जब भूमिगत जल सतह पर पहुंच जाता है, वहां मरुद्यान बनता है। ठीक है, वहां पर में ओआसिस बनता है, ओआसिस मतलब मरुद्यान। ठीक है, मरुद्यान के आसपास की भूमि सामान्यतः अनुपजाऊ होती है। भाई कैसे? देखो, जहां ओआसिस होगा वहां पर में अनुपजाऊ होंगी या उपजाऊ होंगी भूमि? उपजाऊ हो जाएगी ना वहां पर में, तो भूमि उपजाऊ हो जाएगी। अनुपजाऊ कैसे होंगी वो? ठीक है, उपजाऊ हो जाएंगी वो भूमि। तो सी वाला जो तीसरा वाला जो है वो गलत है, यहाँ पर में पहले दो सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो इसको, आपके एनसीईआरटी बेस्ड आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, डिप्रेशन या फिर जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां पर में गर्त बन जाते हैं, गड्ढा बन जाता है वहां पर में, जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, और वहां पर में क्या बनते हैं? ओआसिस बनते हैं, ओआसिस बन जाते हैं। ओआसिस का मतलब होता है मरुद्यान। ठीक है, इसके आसपास में जो लोग निवास करते हैं, ठीक है, वहां पर में खजूर के पेड़ और कई सारी फसलें उगाई जाती है इन ओआसिस के पास में, ये उपजाऊ क्षेत्र होता है ओआसिस, मरुद्यान। ये आप देख रहे हो पूरा रेगिस्तान का इलाका है और इसके बीच में एक ग्रीनरी, ग्रीन वाला पैच है। ठीक है, ग्रीन पैच या फिर हरियाली वाली एक जगह, क्योंकि हवा जो है वो पूरी की पूरी रेत वहां से उड़ाकर लेकर चली गई है। ओके,
तो कभी कभी मरुद्यान असामान्य रूप से बड़े भी हो सकते, कई सारे बड़े होते, कई जो है वो स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए होते हैं। जैसे कि मोरक्को में एक बहुत बड़ा ओआसिस है जिसका नाम है टेफिलालेट मरुद्यान या टेफिलालेट ओआसिस। अब ये एग्जामिनर भाई साहब ये क्वेश्चन इस पे पूछेगा, टेफिलियाटेट जो ओआसिस है वो कहां पर में लोकेटेड है और कितना बड़ा है वो। तो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ है वो। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में, आप सोचिए इतना बड़ा है मोरक्को के अंदर में। 12 घंटे वाली पीडीएफ डाल दीजिए, डाल दिया है ऑलरेडी टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन में भी और सीटेड बाय टीपी करके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी, दोनों जगह डाल दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि आप लोगों को कि भाई ओआसिस जो है जहां पर में एक तरीके से पानी वहां पर में सतह पर आ जाता है, वहां हरियाली आ जाती है, और एक ऐसा ही बहुत बड़ा टैफिलालेट ओआसिस। तो टैफिलालेट मरुद्यान कहां पर में है, जल्दी से आप लोग लिख के बताइए। टैफिलालेट मरुद्यान, इस पर हम लोग बनाए क्या एक मैजिक, मैजिक करें इसके ऊपर में, जल्दी से बता दो। इब्न बतूता भी बिल्कुल हाँ मोरक्को से ही आया था। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर में एक एआई बना आपके क्वेश्चंस बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपका, ओआसिस इन सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। सहारा के मरुद्यान एवं मिस्र की नील घाटी स्थायी जनसंख्या का समर्थन करते हैं। वहां पर में मरुद्यान है, उसी वजह से वहां पर में लोग रह पाते हैं, अदरवाइज रेगिस्तान के अंदर में क्या उगाएंगे, क्या खाएंगे वो लोग। जहां जल उपलब्ध होता है वहां लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं, सही बात है, खजूर खाते हैं। ठीक है, नील घाटी कृषि के लिए अनुपयुक्त है। अरे भाई, नील घाटी के अंदर में नील नदी के पास में उपयुक्त जमीन है, वहां पर में नील घाटी के पास में लोग अच्छी खासी जो है वो खेती कर लेते हैं, वही तो कर पाते नील नदी के आसपास में। ओके, कितने लोग रेडी है एआई मैजिक के लिए? पिछले वाले स्लाइड के ऊपर में आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा, मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, और एक बार शेयर प्लीज जरूर कर देंगे सभी के सभी बच्चे, अपने सभी ग्रुप्स के अंदर में जल्दी से शेयर मारो। और टेस्ट का प्लीज बता दीजिए टीम, क्या हम अवेलेबल करवा सकते हैं टेस्ट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का तीसरा वाला गलत है, तो सही पूछा था ना आप लोगों से, तो 1 और 2 ओनली। ठीक है, जो ओआसिस होते हैं जहां पर में क्या होता है, पानी जो है सतह पर आ जाता है, हरा भरा जो पैच होता है, ठीक है, सहारा के अंदर में, नील घाटी के आसपास में, इजिप्ट के अंदर में लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहीं पर तो लोग जो है वो डेट उगा पाते हैं, पाम्स उगा पाते हैं, खजूर उगा पाते हैं। ठीक है, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, बीन्स, ये सब उगा लेते हैं। इजिप्शियन कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, जो इजिप्ट में उगता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताली ताफी लालेट मरुद्यान किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी, ठीक है, और कितना इसका एरिया है वो भी आप बता देंगे मुझे कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। मैं इसका आंसर हटा रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कमेंट के अंदर में इसका आंसर मुझे देना है। ठीक है, कमेंट के अंदर में आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर में कुछ एआई मैजिक कर लेते हैं हम लोग, आप लोगों से मैंने कहा था, ठीक है, कि एआई मैजिक करेंगे, और हर क्लास में आप लोग आ जाइएगा। और जितने भी बच्चे पेड क्लास के अंदर में जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं, आप लोगों के लिए आखिरी मौका है फ्रेंड्स, ठीक है, इतने कम दाम के अंदर में जुड़ने का। प्लस आप लोगों को जितनी भी ई बुक्स और जो सारी चीजें मैंने दी है आपको, वो भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें 60 नंबर के पेडागोजी और 30 नंबर की सीडीपी, पूरा 90 नंबर का आपका पूरा तैयार है। उसमें हमने क्वेश्चन बैंकर भी आप लोगों के लिए डाल दिया कि भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आ जाइए, यहां पर में हम करते हैं इसको स्टार्ट। जादू स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सर फॉर निंजा टेक्निक क्वेश्चंस। चलिए गुड, देखेंगे अपन यहाँ पर मैं जो भी नाम आप लोग बोलोगे, निंजा टेक्निक क्वेश्चंस। डन, ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने। जहां पर में रेत को पवन उड़ा ले जाती है वहां पर में गर्त बन जाते हैं, डिप्रेशन बन जाते हैं। गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहां पर में जो है उपजाऊ क्षेत्र बन जाते हैं। ओके,
उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का नेक्स्ट वाला जो है कि भाई खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें वहां पर में इन यहाँ के इन लोग आसपास में उगाते हैं इसको। ठीक है, कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि मोरक्को का टेफिलालेट मरुद्यान जो कि 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब चलिए इसी के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के। देखिए, रेतीले क्षेत्रों में गर्तों का निर्माण कैसे होता है? हाउ आर डिप्रेशन फॉर्म्ड इन सैंडी एरियाज? तो क्या होता है जब पवन रेत को उड़ा ले जाती है? व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड। क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया यार, ये एग्जामिनर यूज कर सकता है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जामिनर यूज कर सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आधे बच्चे तो समझने में ही उसमें समय चला जाएगा उन लोगों का, लेकिन जो टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स है वो कर लेंगे आराम से, और पढ़ने में भी आप लोगों को मजा आ रही होगी अभी। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता मरुद्यान को मानव बस्ती और कृषि के लिए उपयुक्त स्थान बनाती है? मरुद्यान की क्या विशेषता है, या ओआसिस की क्या विशेषता है जिसके वजह से आप जो है सुटेबल आप लोगों को लिए बना देती है कि वहां कम से कम लोग रह पाते हैं या एग्रीकल्चर कर पाते हैं? क्या वो बंजर भूमि है? अगर बंजर भूमि होंगी तो लोग क्यों रहेंगे वहां पर में? ठीक है, यहाँ तेज हवाएं चलती है, ओआसिस का तेज हवाओं से ऐसा नहीं है यहाँ पर में हमेशा असामान्य रूप से बड़ा होता है, नहीं। एक्चुअली भूमिगत जल सतह तक पहुंचता है जिससे यहाँ उपजाऊ हो जाता है, इसी वजह से लोग वहां पर में बसते हैं, मेन कारण ये है। बाकी चीजों को छोड़ो, मेन कारण क्या है लोगों के वहां पर में ओआसिस के पास में बसने का? ठीक है, क्योंकि वहां पर में क्या होता है, ग्रीनरी होती है, पानी होता है वहां पर में, पानी का झरा, और हरियाली होती है वहां पर में, आप खेती वगैरह कर सकते हो, तो उपजाऊ बन जाता है ये। ठीक है, ओके, चलिए गुड। टेफिलालेट मरुद्यान किस देश में स्थित है और इसका अनुपातिक क्षेत्रफल कितना है? चलिए, दो क्वेश्चन को उसने मर्ज कर दिया आप लोगों के लिए, कौन से देश में है और कितना है। इस क्वेश्चन को भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी लोग, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड थैंक्स टू अवर टीचिंग परीक्षा एआई मैजिक, जो अब आप लोगों के पेड क्लासेस के अंदर में भी आपको पढ़ाया जाएगा इसकी मदद से। जी, तो मोरक्को में है और 13,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से आप सभी लोग। ओके, ये टाफी लालेट मरुद्यान कौन से देश के अंदर में स्थित है, इसका आंसर आप लोगों ने लगाना है। अब देखिए फ्रेंड, चीरू या तिब्बती एंटीलोप लद्दाख में पाई जाने वाली एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, मतलब कि वो खत्म होने की कगार पर है। इसका शिकार मुख्य रूप से इसके ऊन के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसे ब्लैंक के नाम से जाना जाता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होने के लिए प्रसिद्ध है। तो चीरू नाम से एक जो है फ्रेंड्स एंटीलोप पाया जाता है आप लोगों का, ठीक है, जिसको तिब्बती एंटीलोप भी बोलते हो आप लोग, हिरन टाइप का दिखता है। लद्दाख में पाया जाने वाला एक विलुप्त प्राय प्राणी है, मतलब कि खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि आप उसका इतना शिकार कर रहे हो कि वो खत्म होने की कगार पर है। इसका शिकार जो है उसके ऊन के लिए किया जाता है। उसके ऊन को क्या कहते हो आप? पश्मीना, शहतूश, अंगोरा या मेरूनी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, चीरू जो है उसको तिब्बती एंटीलोप के नाम से जाना जाता है। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया आप लोगों का, ये विलुप्त प्राय है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि चीरू जो है इसके जो इसके बाल जो होते हैं या इसका जो ऊन होता है ना, उसको शहतूश बोलते हो आप लोग, शहतूश। और इस शहतूश से क्या बनाया जाता है? ठीक है, इसके इसके शहतूश से जो है कई सारे कपड़े या फिर रजाई या फिर जो चादर वगैरह वो बनाई जाती है, हल्की होती है और गर्म होती है। पश्मीना शॉल जो है वो आपकी अलग चीज है। ठीक है, ये शहतूश कहलाती है, जो चीरू या तिब्बती एंटीलोप के ऊन से जो बनती है। तो इसका आंसर शहतूश होगा आप लोगों का। ओके, ऐसे ही और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, उसके लिए आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। बाकी जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अगर जितने भी बच्चे हैं अभी के अभी जाइए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में। ठीक है, और आप लोग जो कोर्स है उसके साथ में जुड़ सकते हो। ये 9697888444 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए। ठीक है, या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, टीम आपकी हेल्प कर देंगी आप लोगों को कोर्स में जुड़ने के लिए। ठीक है, 24 आवर्स का समय है आप लोगों के पास में, 24 में से तो चलो 1 घंटा चला गया, 23 घंटे ही बचे अब आप लोगों के पास में। ठीक है, जो ऑफर है उसका लाभ उठाने के लिए।
ओके, तो टीम आपको एक बार दिखा भी देंगी स्क्रीन के ऊपर में। जितने भी बच्चे हैं आपको ई बुक जो मैंने आप लोगों को दिखाया है 99 रुपीज में, वो उपलब्ध है टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे, हिंदी वर्जन और 99 में इंग्लिश वर्जन। उसका दोनों वर्जन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। जो आपका पेड कोर्स है, सही बात है, ठीक है, तो जो पेड कोर्स है वो 100% मनी बैक गारंटी है आप लोगों का, कि अगर आपका पेपर जो है फ्रेंड्स आपने 80% क्लासेस देख ली तो आपका पेपर निकलना ही निकलना है। अगर किसी कारण से नहीं निकलता आपका पेपर 80% देने के बाद में, और आपने अटेम्प्ट किया है, आप गए थे पेपर देने के लिए और आपका पेपर नहीं निकला, तो आपका 100% रिफंड हो जाएगा। तो इतनी गारंटी देने के लिए टीचिंग परीक्षा का कंटेंट इतना दमदार है, इसी वजह से आपको ये हम लोग दे पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 1000+ लाइक्स। बहुत बहुत शुक्रिया 1000+ लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का, ठीक है। आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। कैसा लगा सेशन ये बता दीजिए। नहीं, ई बुक जो है वो प्रिंट नहीं निकाल सकते आप उसकी अभी फिलहाल में, जब तक कि आपको हार्ड कॉपी मिलना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो अभी आप उसकी प्रिंट नहीं, अभी फिलहाल नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।